हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी है ना स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। और ये रीस्टार्ट 2.0 जो सीरीज आपकी चल रही है आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा रही होगी। ठीक है ना। आपके कमेंट से हमें वो आशा मिल भी रही है कि आप अपना ढंग से समझ चुके हैं चीज़ों को, है ना। तो इक्विलिब्रियम वगैरह बेटा जो आप लोग है ना मोस्ट एक्साइटेड थे। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक। ठीक, चलिए चालू करते हैं। देखो कि क्या क्या बेसिक बेसिक चीज़ें सर मुझे पता होना चाहिए ना। तो पहली चीज़ तो बेटा आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकती है उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। लाइक और इसलिए हम इसे डबल एरो से शो करते हैं बेटा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऊपर वाली फॉरवर्ड, नीचे वाली बैकवर्ड। ठीक है। और नॉर्मली बेटा इस चैप्टर के अलावा है ना, इस चैप्टर के अलावा जो भी चैप्टर होते हैं उनमें हम इरिवर्सिबल रिएक्शन ए गिव्स बी को डिस्कस करते हैं। तो ये छोटा सा एक हमें आइडिया पता हो। नॉर्मली ये क्लोज कंटेनर में होती है बेटा, ये ओपन कंटेनर में होती है। ठीक है जी। ठीक है। इनमें लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्योंकि ये रिएक्शन तब तक ही चलेगी बेटा जब तक आपके पास ए है, जबकि यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है ना। ठीक है जी। और ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं बेटा। फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल मतलब मैं पहले टर्मिनोलॉजी देखो है ना, क्योंकि हमें क्विक रिवीजन भी कराना है। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल प्रोसेसेस का, लाइक आपका H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, इस तरह का इक्विलिब्रियम मतलब आइस टू वाटर वाला इक्विलिब्रियम। जबकि यहाँ बात करोगे केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम। तो ये दो तरह के हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम में। फेस चेंज जो है बेटा, फ्यूजन हो, वेपोराइजेशन हो, सब्लिमेशन हो, वो भी आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है ना। हमारा मेजरली काम इसी से, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बेटा है ना आप थर्मोकेमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, इनमें बार बार देखते रहते हैं। ठीक है ना। चलो अब क्या है बेटा, हमारे पास अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा इक्विलिब्रियम पर आपका, है ना। इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम को आप किसी भी डायरेक्शन से आप अटेंड कर सकते हो, है ना। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है। ठीक है ना। और चौथा बेटा मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम की। अगर आप डेल्टा जी नॉट की बात करोगे तो -RT ln(k) इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा इक्विलिब्रियम पर सिस्टम की सभी मीजरेबल प्रॉपर्टीज जो है ना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीजरेबल प्रॉपर्टीज, है ना। वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, मोल्स हो, सब कांस्टेंट हो जाते हैं, है ना। कांस्टेंट होते हैं बेटा, इक्वल नहीं। यहाँ पर बच्चा काफी ज्यादा मिस्टेक कर देता है ना। ठीक है जी, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा, इसके अलावा बस इतनी सी कैटालिस्ट का हम जरूर बोल सकते हैं कि कैटालिस्ट डालने का इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बट कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा जल्दी अटेंड करवाता है। ठीक है जी। और आपको जानकर सरप्राइजिंग होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर, सही है। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, बिल्कुल सही है। देखो है ना कितने करेक्ट हैं। When equilibrium is attained at a given temperature, value of all its parameter became equal। अब देखो यहाँ ये गलत हो गया, कांस्टेंट होना चाहिए था बेटा ना। और फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉलिबिलिटी इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो एक लिमिट से ज्यादा तो बेटा है ना, शक्कर को भी पानी में डालोगे एक लिमिट से ज्यादा तो ना सॉल्युबल होती। ठीक, चलिए उसके अलावा बेटा ऐसे कर्व भी आते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, हमने क्या बोला बेटा इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर हो जाती है ना। अब बराबर वाला केवल और केवल कौन सा ग्राफ है, ये वाला। जैसे ही रेट बराबर हुई उसके बाद रेट कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक, तो छोटी छोटी चीजें ही बेटा। लॉ ऑफ मास सेक्शन किसने प्रपोज करा था, गोल्डबर्ग एंड वागे। और इन्होंने के लिए इतना बोला था बेटा कि अगर मेरी रिएक्शन है ना, मतलब बेसिकली इन्होंने बस लॉ ऑफ मास सेक्शन ने किसी भी रिएक्शन के रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन के केवल एप्लीकेबल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही होगा। और इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था। और इनके अकॉर्डिंग बेटा है ना फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो COD ऐसा, है ना। बेसिकली उन्होंने तो वर्ड यूज करा था बेटा एक्टिव मास, है ना। आयन के लिए एक्टिव मास कंसंट्रेशन होता है, गैस के लिए एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर होता है। सॉलिड एंड लिक्विड जब गैसेस के साथ होते हैं तो उनकी एक्टिविटी कांस्टेंट होती है। और फॉर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट की भी एक्टिविटी कांस्टेंट होती है ना। और यहीं पर बेटा अगर हम कांस्टेंट डाल देते हैं तो RF बराबर KF A इंटू बी,
समझे, आर बी बराबर के बी सी इंटू डी, ठीक है ना। और एट इक्विलिब्रियम मुझे पता है क्या होता है सर, आर एफ और आर बी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब बेटा बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन ने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना बताया था। देखो मैंने बराबर करके सी और डी ऊपर ले गया, ए और बी नीचे हो गया। और ध्यान रखना ये चीज भी, इसके ऊपर भी फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेसिकली नथिंग बट रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, है ना। ये फॉर्मूला है बेटा, इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आएंगे ऊपर, रिएक्टेंट आएगा नीचे। सर अगर कोफिशिएंट होता तो मान लीजिए बेटा आपकी रिएक्शन कुछ इस तरह की होती, है ना। मान लीजिए आपकी रिएक्शन कुछ इस तरह की होती, 2A प्लस बी गिव्स 3C टाइप की, तब बेटा आपको जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चले जाएगा, जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो पावर में चले जाएगा, ऐसा। तो इतनी सी छोटी सी चीज ध्यान रख के आप लिख सकते हो। क्या सर इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं? आते हैं बेटा, देख लो। उसने बहाने से आपको क्या बोला बेटा, है ना। देखो काइनेटिक्स अब हमारा हो चुका है, ये है माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ PCl4 -2, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। वो बोल रहा है वो कंसंट्रेशन फलाना डिम का स्क्वायर ब्रैकेट यूज टू मोलर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी बताओ। बेटा इक्विलिब्रियम पर होगा क्या, है ना। अब ये देखो उन्होंने बहाने से ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और ये आप देखोगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ पूरा नीचे तक, है ना। क्यों है सर ये फॉरवर्ड का? क्योंकि फॉरवर्ड के लिए बेटा PtCl4 -2 रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट आ गया। यहाँ पर ये आपके दोनों प्रोडक्ट आ चुके हैं। सर वाटर कहाँ गया? अभी मैंने बोला बेटा, है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जब वाटर आपका, है ना, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जब वाटर सॉल्वेंट होता है उसकी एक्टिविटी कांस्टेंट होती है, इसलिए हम उसे शामिल नहीं करते हैं बेटा, है ना, इसलिए गायब कर दिया। तो ये आर एफ है बेटा, ये आर बी है। और अभी मैंने आपसे क्या बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सर के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड का रेशियो होता है। और के फॉरवर्ड क्या होता है बेटा, जो रिएक्टेंट के साथ लिखा हुआ है कांस्टेंट वही के एफ है। तो पहला वाला 4.8 इंटू 10⁻5 है बेटा, है ना, ये के एफ। अच्छा के बी कितना है सर, 2.4 इंटू 10⁻3। तो आप देख सकते हो ये 2, मतलब 2 इंटू 10⁻2, है ना। ये आपका केसी हो गया बेटा। नियरेस्ट इंटीजर में जैसे भी 0.02, मतलब हो सकता है इन्होंने 0 ही, है ना, इन्होंने 0.02 ही छोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन देखो मुझे बताता चलना है, और थ्योरी भी पूरी क्विकली समझाते हुए चलना है। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा दो तरह के होते हैं, एक केसी होता है बेटा और एक केपी होता है, सुना होगा सभी ने, है ना। केसी तब बेटा जब हम कंसंट्रेशन यूज करते हैं, केपी तब जब हम पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। और ऑब्वियसली बेटा पार्शियल प्रेशर किन के लिए होता है? गैसेस के लिए। तो केपी के तभी डिफाइंड होगा जब मेरे पास रिएक्शन में एटलीस्ट 1 गैस हो, है ना। केपी केवल और केवल तभी डिफाइंड होगा जब मेरे पास रिएक्शन में एटलीस्ट 1 गैस हो। अगर गैस नहीं होगी तो मैं केपी को डिफाइन नहीं कर सकता हूं, सुन लीजिएगा। अगर गैस नहीं होगी तो मैं केपी को डिफाइन नहीं कर सकता हूं, ठीक है जी। तो जैसे सर कहना क्या चाह रहे हो, जैसे अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है बेटा, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं बेटा कि आपसे वो एक्सप्रेशन ही पूछ ले, है ना, क्योंकि एनटीए इज नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी, कुछ भी पूछ सकता, कोई भरोसा नहीं, है ना। मान ले इसका केसी का एक्सप्रेशन आपको दे रहा है, तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर ब्रैकेट को हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, है ना, केसी, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो इनमें भी कई बच्चे बेटा गड़बड़ घोटाला करते हैं, ये कंफर्टेबल होना चाहिए आपका। और केपी के लिए बेटा एटलीस्ट एक गैस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो सभी गैस हैं, तो मैं चाहूँ तो इसी रिएक्शन का केपी भी लिख सकता था बेटा। कैसे? बस केपी में आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। हालांकि ये भी मैं बता दूं बेटा कि एग्जाम में ये एक्सप्रेशन लिखकर आपको अपना समय नहीं खोटी करना, एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन करने हैं। बट हमारा तो फर्ज बनता है ना बेटा, एज ए टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको समझा दूं, है ना। PSO3 तो क्या पढ़ते हैं इसे? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। अब चूंकि कोफिशिएंट 2 है बेटा, तो मैंने इसे नॉर्मल ब्रैकेट में डाला, है ना। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अब उसे पढ़ने का तरीका क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, और इनटू, हाँ देखो, है ना, O2 का चूंकि कोफिशिएंट 1 है बेटा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, है ना, उसमें ब्रैकेट ब्रैकेट डाल के कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये प्लीज थोड़े से एक्सप्रेशन बता रहे बेटा। अगर मान लीजिए मेरी रिएक्शन कुछ इस तरह की होती बेटा, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड,
प्लस CO2 गैस, समझे। तब जो मेरा Kc होता है बेटा, तो ये भी एक बच्चा गड़बड़ करता है, ध्यान देना। क्या गड़बड़ करता है सर? बच्चा ये गड़बड़ करता है बेटा कि वो उसे याद ही नहीं रहता, जब सॉलिड और लिक्विड गैस के साथ आ जाते हैं बेटा, है ना, तो यहाँ एक्वस फेस के साथ आते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन मतलब उनका एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, जिसे हम यूनिटी ले लेते हैं ना, ठीक है जी। मतलब यहाँ के Kc के एक्सप्रेशन में केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 आएगा और Kp में बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सॉलिड नहीं आने वाले, ठीक। चलिए, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आपसे यूनिट ऑफ Kc पूछेगा बेटा, तो चूंकि Kc में कंसंट्रेशन आ रहा है तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, और अगर आपसे यूनिट ऑफ Kp पूछेगा तो ATM की पावर डेल्टा Ng, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब डेल्टा एन और डेल्टा Ng में अंतर क्या है सर? डेल्टा एन है बेटा समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है जी। और डेल्टा Ng क्या होता है सर, है ना। अब देखो, इसे तो आप कितनी इज्जत से बुला रहे हो बेटा, जी का मतलब है यहाँ पर क्या, गैस, है ना। तो डेल्टा Ng का मतलब है समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेस माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेस, है ना, केवल गैस के लिए, Kp क्योंकि होता ही गैस के लिए, ठीक है ना। और कई बार बच्चे डेल्टा एन डेल्टा Ng में कंफ्यूज हो जाता है बेटा। अगर आपकी रिएक्शन होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, अगर मेरी रिएक्शन होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन? जिसमें बेटा ऑल गैसेस होंगी, ऑल गैसेस होंगी, जैसे यहां पर अभी मैंने लिखा था, है ना। इनके लिए बेटा, इनके लिए डेल्टा एन और डेल्टा Ng बराबर होता है ना। इनके लिए भी पहला, और दूसरा हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए भी, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, है ना, जिनमें एटलीस्ट वन गैस हो, एटलीस्ट वन गैस, ये याद रखना, की पॉइंट है बेटा। क्योंकि डेल्टा Ng की जरूरत बेटा, है ना, केमिस्ट्री में, थर्मो केमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ती है, इस चैप्टर में भी पढ़ती है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ती है। तो कई बच्चों को अभी तक डेल्टा Ng निकालना नहीं आता है, मैं दो रिएक्शन में समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे, है ना, डेल्टा Ng निकालना हो इस रिएक्शन का, तो हमने केवल इतना बोला बेटा, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेस। अब चूंकि प्रोडक्ट एक ही है, उसका कोएफिशिएंट है 2 माइनस रिएक्टेड, है ना। तो रिएक्टेंट में बेटा दो रिएक्टेंट हैं सर, एक का कोएफिशिएंट SO2 का 2 है और 2 का 1 है, तो 2 - 3 - 1 इसका डेल्टा Ng हो गया, ठीक है ना। और नीचे वाले का निकालोगे बेटा, तो मैंने अभी बोला, अगर आपके पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन है जिसमें गैस शामिल हो, अगर आपके पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन है जिसमें गैस शामिल हो, तब आपका डेल्टा Ng केवल और केवल, है ना, गैस को ही देखना है ना, मतलब ना मुझे इसे देखना है बेटा, ना इसे देखना है। प्रोडक्ट साइड एक ही गैस है, उसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1, माइनस रिएक्टेंट साइड कुछ है ही नहीं बेटा, 0, तो ये 1 ही, ये आपका 1 हो गया, ठीक है जी बच्चों। चलिए, इसके अलावा क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो आप देख लो बेटा, है ना। Kp Kc का रिलेशन है Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। अब आपको जानकर सरप्राइजिंग होगा कि इसी साल JM 2025 में भी क्वेश्चन आया है रिलेशन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। और बच्चे गड़बड़ घोटाला करते हैं बेटा, ठीक है ना, गड़बड़ घोटाला करते हैं, इसलिए केयरफुल रहना, समझे। और इसीलिए बेटा डेल्टा Ng को सही कैलकुलेट करना आपकी जवाबदारी है। अब कंडीशन पूछूं बेटा, ये कब एप्लीकेबल होगा भैया? वापस उन रिएक्शंस के लिए जिनमें एटलीस्ट वन गैस हो, क्योंकि आप Kp की बात करो तो गैस का होना तो जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों ना। अगर आप, है ना, अगर आप Kp की बात करो तो गैस का होना तो जरूरी है, समझे कि नहीं समझे। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर अगली मिस्टेक क्या होती है बच्चों से, अगली मिस्टेक होती है बेटा, अभी आपने बोला कि हम सर Kp को, है ना, जनरल यूनिट क्या बोला मैंने, Kp की ATM की पावर डेल्टा Ng, और Kc की मोल कंसंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर। तो बच्चों की अगली गड़बड़ R से होती है बेटा, कि सर R को आखिर क्या पुट करें, है ना। तो भैया R यहाँ पर बेटा 0.082 या 0.08, जो भी वो क्वेश्चन में देगा, है ना, लीटर ATM, है ना, लीटर ATM पर मोल केल्विन वाला ही यूज होगा। और ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप देख रहे हो बेटा कि आपका ATM भी आ चुका है और कंसंट्रेशन में लीटर भी आ चुका है। जब ATM और लीटर आ ही रहा है बेटा, तो यूनिट भी वही वाली यूज करेंगे,
है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा कि एट व्हाट टेम्परेचर, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, केपी और केसी हमेशा बराबर होंगे। तो ध्यान देना बेटा, केपी केसी अगर हमेशा बराबर करने हैं तो इसका मतलब है बेटा ये तभी संभव है जब आरटी की वैल्यू 1 हो। सर ऐसा कैसे? मैथमेटिक्स लग रही बेटा, है ना, मैथमेटिक्स लग रही। डेल्टा एनजी कुछ भी हो बेटा, क्योंकि आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, है ना, 1 की पावर कुछ भी हो सर, वो तो 1 ही होता है। तो इसलिए डेल्टा एनजी कुछ भी हो बेटा, अगर आरटी 1 हो गया तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, और अगर ये पूरा 1 हो गया तो केपी केसी हमेशा बराबर। मतलब सर छोटा सा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, टी शुड बी इक्वल्स टू 1/r, 1/r, है ना। और इसे आप सॉल्व करते हो बेटा तो 12 केल्विन है ना, दिस इज 12 केल्विन। ठीक, और क्या सर क्वेश्चन आए हैं बेटा, भर भर के आए हैं। देखो N2O4 2NO2, केपी इतना दिया है 0.492, है ना, और आपसे बोल रहा है कि इस रिएक्शन का केसी बताओ। तो देखो 0.492, हाँ जी सर, इक्वल टू केसी निकालना है, हाँ जी सर, इनटू आर 0.082, टेम्परेचर बेटा 300, है ना। अब मेरी कैलकुलेशन सुनना बेटा, मैं HDFC हिरवानीज डेवलप फास्ट कैलकुलेशन आपको देता रहता हूँ कि नहीं, है ना, कैसे बचाना समय। 0.082 इंटू 300 याद ही रख लेना सभी, 24.6 होता है बेटा, है ना, 24.6। तो ताकि आपको पता रहे बेटा, सर अब तो यहाँ तो है ना 0.492 है बेटा, अगर मैं 0.082 है ना इंटू 300 को 24.6 बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज याद रखोगे तो काम आसान हो जाएगा, हाँ है ना। अब उसने इंटू 10 की और -2 पहले ही बोला है बेटा, तो क्या मैं इसे सर 49.2 इंटू 10 - 2 लिख सकता हूँ? लिख दो बेटा, है ना। तो ये सर आपका कैंसल होके 2 हो गया, मतलब सर यहाँ पर केवल नियरेस्ट इंटीजर में मुझे 2 ही तो भरना था। इतने में सर 4 नंबर मुझे मिल गए। आई मेरी बात सभी को समझ में? या देख लो, ये भी आपका जेई का ही पुराना क्वेश्चन है। फॉर द गिवन रिएक्शन करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ केसी, बेटा एक्सप्रेशन भी पूछ लेता है। तो क्या होगा सर, FeSCN2 प्लस ऊपर FeSCN2 प्लस, अब देखो चालाकी क्या कर रहा है बेटा, ये 2 प्लस चार्ज है बेटा, उसी को उसने बहाने से कोफिशिएंट भी बना दिया, तो ये तो पक्का गलत। यहाँ ठीक है, चलो नीचे सर Fe+3 SCN माइनस की पावर 2, ये आंसर हो गया। इसमें तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऊपर कर दिए, तो ये तो पक्का गलत है बेटा। इसमें SCN माइनस है ना, इसमें क्या करा है, इसमें क्या मिस्टेक करी है, अच्छा सॉरी ये भी गलत है, क्योंकि SCN का कोफिशिएंट 2 कर दिया है, तो सही है आपका नीचे वाला, है ना, सही है आपका नीचे वाला। आई मेरी बात सभी को समझ में? तो इस तरह से बेटा एक्सप्रेशन पर भी गेम खेल रहा है वो। चलिए इसके अलावा एट -20 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर अ सिलेंडर इज फिल्ड विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, ठीक है ना, H2I2 2HI, KP फॉर द प्रोसेस बताओ। ठीक है जी। अब बच्चा इसी से कंफ्यूज क्या करे, भैया इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा, सर मोल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, तो सबके मोल्स भी तो क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात सभी को समझ में? ठीक है ना। बट यहाँ पर केसी तो दिया नहीं, इसको अभी हम आगे करते हैं जब न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे। ये आपका जेई का पुराना क्वेश्चन, KP/KC फॉर द रिएक्शन। अब ये गैस डेल्टा एनजी निकालूं बच्चों, हाँ सर 1 है ना, CO2 का कोफिशिएंट प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट में सर CO का 1 है, O2 का हाफ है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू होगी -1/2। तो KP/KC किसके बराबर था सर, RT की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी -1/2 है, तो RT की पावर -1/2, मतलब सर 1/√RT, खत्म कहानी। चलिए अगली चीज है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। सीधी सीधी बात सुन लेना बेटा, ब्रह्मा जी ने अखंड वरदान दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कि इसका मान केवल और केवल एक गिवन रिएक्शन के लिए, मतलब अगर रिएक्शन में फिक्स कर दे रहा हूं बेटा, मान लो A गैस गिव्स क्या आपका B गैस, अगर ये रिएक्शन फिक्स है, स्टोइचियोमेट्री फिक्स है, चलो 2 कर देते हैं, तो इसका अगर Kc सपोज करो 50 है ना, तो ये अब केवल और केवल किसके साथ चेंज होगा, टेम्परेचर के साथ। ये केवल और केवल किसके साथ चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर के अलावा दुनिया का कोई फैक्टर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर के अलावा बच्चों कोई भी फैक्टर बेटा, एक गिवन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये ब्रह्मा जी ने अखंड वरदान दिया है, सुन लेना। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, अभी हम बेटा लीचेडर प्रिंसिपल को भी देखेंगे। आप प्रेशर बढ़ा दो, आप वॉल्यूम बढ़ा दो,
आप मोल्स को चेंज कर दो, ए और बी को, आप रिएक्शन के अटेनमेंट, इक्विलिब्रियम की अटेनमेंट की डायरेक्शन कभी फॉरवर्ड से अटेंड करो, कभी बैकवर्ड से अटेंड करो, आप कैटालिस्ट डाल दो। इन सभी फैक्टर से बेटा केवल रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज होती है, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बेटा या वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बट इससे कभी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। और ये मिस्टेक बेटा मैंने हमेशा बच्चों से कॉमनली देखी है कि बच्चा करता है, ठीक है ना, बच्चा कॉमनली करता है बेटा, तो अब प्लीज इसे न करें, ध्यान रखना है ना। हाँ, अगर मैंने स्टैचोमेट्री चेंज कर दी बेटा तब 3 रूल है। कौन सा? अगर आप किसी रिएक्शन को उल्टा करते हो, है ना, अब सीधे रूल्स पे चलना है बेटा, की पॉइंट समझना है और क्वेश्चन करना है। और अगर मैं इसे उल्टा करके बी गिव्स ए लिख रहा हूं और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर आपको K2 दे रहा हूं और मैं पूछूंगा क्या रिलेशन है, तो सर 1/K1। मतलब पहला रूल क्या आ गया बेटा, किसी रिएक्शन को उल्टा करने पर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, ये पहला रूल है ना। दूसरा क्या है बेटा, अगर आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, मान लो मैंने इसी रिएक्शन है ना को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैंने आपसे बोला कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, तो मैंने आपसे बोला K3 और K1 का संबंध बताओ। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना बेटा, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 इधर हुआ है तो 2 उधर भी हुआ है। अगर इधर 2 और इधर 3, कई बार ये भी चालाकी यही वाला कर देता है, इधर 2 हो उधर 3 हो बेटा, तो वो तो रिएक्शन ही बदल गई बेटा, वो तो रिएक्शन ही बदल गई, वो तो नई रिएक्शन है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो बेटा, है ना, ठीक है। तो K3 हो जाएगा किसके बराबर आपका, है ना, K1 का स्क्वायर। ऐसा मतलब दूसरा रूल क्या है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी की पावर से रेस कर जाता है, ठीक है। सर हो कैसे रहा है बेटा, अगर डेरिवेशन प्रूफ चाहिए आधे मिनट का काम। K1 को क्या लिखोगे सर, B/A, हाँ जी सर। K2 को क्या लिखोगे बेटा, A/B, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, K1 इंटू K2 1 हो जाएगा, तो K2 बराबर 1/K1। बट क्या एग्जाम में बेटा ये सब करेंगे क्या, एक्सप्रेशन लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं। इसलिए फाइनल रूल बेटा इस रीस्टार्ट 2.0 का पर्पस क्या है कि हमें वो फाइनल की पॉइंट्स पता हो जिससे मैं क्वेश्चन एग्जाम में सही और जल्दी कर सकूं, सही भी करूं जल्दी भी करूं, समय भी बचाऊं, है ना। आप दूसरे वाले का सर कैसा बोला आपने बेटा, K3 का एक्सप्रेशन लिखते तो क्या लिखते, B/2 और नीचे A/2। K1 का था B और A, तो बेटा बराबर करने के लिए स्क्वायर कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा मतलब रूल यही है बेटा, किसी नंबर से, है ना। सर मल्टीप्लाई का रूल है तो क्या डिवाइड का भी रूल है बेटा, डिवाइड का कोई रूल नहीं है ना। अगर मैं इसको 1/3A गिव्स 1/3B लिखता और इसे K4 बोलता, अब मैं बोलता कंपेयर करो, तो बेटा आपके लिए डिवाइड का कोई रूल नहीं कि हमने इसे 3 से डिवाइड करा, है ना। वो बहाने से ऐसा दे सकता था आपको A/3 यहाँ B/3, तो बच्चे को क्या लगता कि हमने तो सर 3 से डिवाइड करा, और अरे हिरवानी सर आपने तो डिवाइड का रूल ही नहीं बताया था बेटा। बेसिकली उसने डिवाइड करा ही नहीं बेटा, हम तो ये बोल सकते हैं कि 1/3 से मल्टीप्लाई करा, हम तो ये बोल सकते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई। तो इसलिए K4 जो हो जाएगा K1 की पावर 1/3, है ना। K4 जो हो जाएगा K1 की पावर 1/3 ना। और सर तीसरा और लास्ट रूल क्या है, तीसरा और लास्ट रूल ये बोलता है बेटा, अगर आप दो रिएक्शंस को ऐड कर दो, मान लीजिए A गिव्स B, इसका है K1, है ना, C गिव्स D, इसका है K2, है ना, ठीक है। कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको अपन K1 डैश लिख देते हैं, इसको K2 डैश, मालूम पड़ा इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, नई रिएक्शन है कोई, है ना। और अब बेटा अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक तीसरी रिएक्शन है मेरे पास, A प्लस क्या आपका, एक तीसरी रिएक्शन मेरे पास A+C गिव्स B+D, है ना, और इसका है K3 डैश, इसका है कितना, K3 डैश। आई बात सभी को समझ में। अब मैं आपसे रिलेशन पूछूं बेटा, तो आप देखो आपने क्या करा है सर, हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड करा है, इधर हो गया A+C, उधर हो गया B+D, तो भैया K3 डैश किसके बराबर हो गया, K1 डैश इंटू K2 डैश, है ना। K3 डैश किसके बराबर हो जाएगा आपका, K1 डैश इंटू क्या आपका K2 डैश, ठीक है। आई मेरी बात सभी को समझ में। मतलब ये 3 ऑपरेशन याद रखना है बेटा, रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो इनवर्स, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर से रेस कर जाएगा, और दो रिएक्शन को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई। सर क्वेश्चन आते हैं क्या, ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना, ये इतने टफ क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को, वो देखते ही, है ना, वो गाना निकलता है उसके मुंह से कि वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। भैया जरूरत ही नहीं नींद चैन लौटाने की, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो करना क्या है, 3 रिएक्शन गिवन है, उस बेसिस पे बोल रहा है इसका बताओ। तो आप मेरी नज़रों से सुनना समझना चीज़ों को बेटा, जिस रिएक्शन का आपसे पूछा है बस उसको देखो। अमोनिया किस तरफ है सर, अमोनिया रिएक्टेंट साइड है।
यहाँ अमोनिया किस तरफ है सर, यहाँ अमोनिया प्रोडक्ट साइड है, मतलब उल्टा हुआ होगा, मतलब इसको तो उल्टा कर दो बेटा, है ना, ठीक है, उल्टा हुआ होगा ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा, मतलब प्रोडक्ट था रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट सर ऊपर भी 2 है सर, नीचे भी 2 है, तो कोफिशिएंट चेंज नहीं हुआ, तो इसे चेंज नहीं करेंगे। आइए अगला, है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखो ही मत, क्यों, ऑक्सीजन बेटा इधर भी है इधर भी है, अनकॉमन स्पीसीज को पकड़ो बस, ठीक है ना। आइए एनओ, अब एनओ किस रिएक्शन में सर, सेकंड में, किस साइड है सर, प्रोडक्ट साइड, मतलब और दिया हुआ भी प्रोडक्ट साइड है, मतलब सर इसे चेंज नहीं करेंगे। अच्छा पावर सर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी 2 है, इसे भी चेंज मत करो, अच्छी बात है। चलो तीसरा क्या है, H2O, H2O तीसरी रिएक्शन में बेटा, है ना, प्रोडक्ट साइड गिवन है और है भी प्रोडक्ट साइड, मतलब सर 10 की पावर -13 तो रहेगा ही रहेगा। कोफिशिएंट है बेटा इसका 3, उसका 1 है, मतलब सर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा होगा, मतलब बेटा इसकी पावर से रेज हो गया, तो आ गया बेटा आंसर, है ना। ये हो गया कितना 0.4, ये हो गया सर 10 की पावर 7, अब उसने क्या दिया है 10 की पावर -33 में, ये है -39, ये -39 और ये 7 -32, अगर मैं इसे -33 लिख रहा हूँ बेटा तो ये 4 हो गया। अब बताओ इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए और हम छोड़ के आए तो हम महापापी कहलाएंगे बेटा, है ना। मैं मान सकता हूँ बेटा कि आपने अभी तक इस तरह से ढंग से चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करा होगा कि क्या वास्तव में इतने इजी और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें रियलाइज़ करके सही करो। देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली वाली का है KEQ1, अब डराने के लिए बेटा लिखने का तो उसकी मर्जी ना, जैसे भी लिखे। दूसरा वाले का KEQ2, अब बोल रहा है A से P का बताओ, तो अगर देखो आप देखो ए अनकॉमन को पकड़ो बेटा, अपने आप ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा पता पड़ जाएगा। ए सर रिएक्टेंट ही रहा, पी सर प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ही रहा, मतलब बेटा ये दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, मतलब दोनों रिएक्शन को ऐड करा है, दो रिएक्शन को ऐड करने पर उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में होते हैं मल्टीप्लाई बेटा, और मल्टीप्लाई होते हैं तो सीधा सीधा आपका आंसर हो गया ए वाला, कहानी खत्म, ठीक है ना। और मनी मन बेटा अगर समझ में आ रहा हो, खुशी हो रही हो कि हाँ यार ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी कि इससे भी जल्दी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा काली ठोक देना, एक आधा अच्छा कमेंट लिखना यूट्यूब पे जरूर। अब देखो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ KC जो है 64 है इस रिएक्शन का, आपसे बोल रहा है इस रिएक्शन का KC बताओ, तो हम देखें अब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, हम देखें क्या हुआ बेटा, अमोनिया प्रोडक्ट था, यहाँ अमोनिया रिएक्टेंट हो गया, मतलब सर जब भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलेगा बेटा रेसिप्रोकल होना ही होना है, ठीक है जी। सर कोफिशिएंट था 2, आपने 1 कर दिया है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करा, मतलब इसकी पावर हाफ कर देंगे, मतलब सर इसकी पावर हाफ कर देंगे, और 64 की पावर हाफ मतलब 1/8, तो आपका आंसर हो जाएगा C, है ना। 64 की पावर 1/8 मतलब आपका आंसर हो जाएगा C, ठीक है जी। चलिए एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 3 एप्लीकेशन होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। पहली रिएक्शन की एक्सटेंट को पता करना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा कभी भी कंप्लीट नहीं होती बेटा, है ना, कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए एक्सटेंड मतलब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, दूसरा डायरेक्शन को, तीसरा इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन को। एक्सटेंड का बस इतना रूल है बेटा, अगर किसी रिएक्शन में KC की वैल्यू वेरी हाई दे रहा है तो हम बोलेंगे इस तरह की रिएक्शन का, है ना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन EOR लिख दे रहा हूँ, इस तरह की रिएक्शन का EOR जो है वो हाई है, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है। और अगर KC लो होगा बेटा तो हम बोलेंगे EOR भी लो है, और अगर KC मॉडरेट होगा मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मॉडरेट एक्सटेंट तक जा रही है ना। क्या इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं क्या सर? हाँ बेटा इस तरह से आते हैं। देखो बोल रहा है अगर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है पर्टिकुलर रिएक्शन की वो 1.6 इंटू 10 की पावर 12 है, ठीक है, तो बताओ इक्विलिब्रियम सिस्टम में क्या होगा। अब 1.6 इंटू 10 पावर 12 क्या इमेजिन हो रहा है सर वेरी हाई वैल्यू है। अगर वेरी हाई है बेटा मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन खूब ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई है, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बेटा तो मोस्टली आपके पास क्या होंगे सर, प्रोडक्ट ही होंगे, तो सीधे सीधे आपको टिक भी ये करना मोस्टली प्रोडक्ट, है ना। इसी तरह से ये रिएक्शन है, आपसे बोल रहा है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज़्यादा हो बेटा रिएक्टेंट कम हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट कम, आप खुद समझ सकते हो बेटा P/R यही तो क्या इक्विलिब्रियम है, तो P ज़्यादा होना चाहिए R से, मतलब सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा, तो सबसे बड़ी वैल्यू चारों में आपकी वही वाली है 10 वाली, कहानी खत्म।
पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को पता करना। अभी हमने बोला बेटा इक्विलिब्रियम को हम किसी भी डायरेक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं, फॉरवर्ड से बैकवर्ड से, है ना। तो किसी जनरल इंस्टेंट में मुझसे पूछे कि मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में चल रही है कि बैकवर्ड में, तो मैं कैसे पता करूंगा, है ना। उसके लिए बेटा, है ना, आपको सबसे पहले रिएक्शन का क्यू निकालना पड़ता है। और क्यू को क्या बोलते हैं सर, क्यू को बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट, है ना। क्यू को क्या बोला जाता है बेटा, रिएक्शन कोशेंट। और क्यू निकालने के बाद, है ना सर, क्यू निकालते कैसे बेटा, जो रिएक्शन होगी, मान लीजिए ए गिव्स टू बी, मान लीजिए ए गिव्स क्या बेटा, टू बी, आप इसका क्यू का एक्सप्रेशन यही होगा, है ना। अरे सर ये तो अभी आपने बोला था ये तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन होता है ना। मान लो ये के सी है तो क्यू सी, सर ये तो आपने के सी का एक्सप्रेशन बोला था। हाँ बेटा, यही आपको पता भी होना चाहिए कि एक्सप्रेशन वाइज दोनों सेम है बेटा। जो के सी का एक्सप्रेशन होता है वही क्यू का, बट दोनों में 3 बेसिक अंतर है। क्या, के सी वेरिएबल है बेटा और वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। के सी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, जबकि ये आपको वेरिएबल है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, जब भी जिस सिचुएशन में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा बेटा, है ना, के सी डिफाइंड होता है ओनली एंड ओनली एट इक्विलिब्रियम, जबकि क्यू सी को तो जब मर्जी हो तब डिफाइन कर दो, ठीक है ना। तो एक बार बेटा आपने के सी गिवन था, है ना, के सी आपको गिवन था बच्चों, और क्यू सी आपने क्या करा सर, कैलकुलेट कर लिया, है ना। क्यू सी आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या है बेटा, अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपके पास 2 नंबर हैं एक्स और वाई, अगर उन्हें आपको कंपैरिजन करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी सर, 3 ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो एक्स वाई से बड़ा, या एक्स वाई से छोटा, या सर एक्स और वाई बराबर। यहाँ पर भी बेटा 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्यू छोटा होगा क्यू सी कैसी से, या बराबर होगा बेटा, या फिर क्यू सी बड़ा होगा के सी से, समझे। देर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटी। और अगर क्यू सी के सी से छोटा है, ऐसे केस में हम बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बराबर आ गए बेटा मतलब एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पर ही है, और अगर ग्रेटर हो गया तो हम बोलेंगे हमारी रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड, ठीक है ना। प्लीज ये कंडीशन ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या आते हैं ये देख लो, रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब बच्चा ना बस इसको भी ढंग से पढ़ नहीं पाता बेटा, राइट टू लेफ्ट बोला है, नॉर्मली रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाती है बेटा, अब उसने बोला राइट टू लेफ्ट मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। बैकवर्ड में कब जाती है, जब सर क्यू ग्रेटर देन के सी हो। क्या सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बेटा बस इतना होता कि इसका के सी दिया होता, इन तीनों का मैं कंसंट्रेशन दे देता, और क्यू सी आप कैलकुलेट करते और वैल्यू से जजमेंट ले लेते कि, है ना, बड़ा है कि छोटा है। तीसरी और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकालना, है ना। अब इसमें क्या होता है, सवाल न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर आपके आते हैं। कैसे, देखो मैंने आपसे बोला ए गिव्स बी, और हम 2 लाइनों में मैं करना सवाल सिखाऊंगा आपको, है ना। मैंने आपसे बोला इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज करो 5, ठीक है ना, 5। और मैंने आपको ये भी बोला बेटा कि इनिशियली मेरे पास जो है इसके 5 मोल है। कितने मोल है, 5। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम पर ए और बी का कंसंट्रेशन बताओ, तो आपको बस 2 लाइनों में करना है बेटा, 5 0 5 माइनस एक्स और एक्स, है ना। हमने मान लिया कि एक्स मोल ए के खत्म हो गए, ठीक है, बच्चे कितने 5 माइनस एक्स उसके एक्स। और अब मुझे पता है बेटा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 5 है, सर एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स, बस। सर ये तो मोल्स है, केसी में तो कंसंट्रेशन होता है ना बेटा, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना, अगर कोफिशिएंट 1 1 है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब डेल्टा एन जी 0 है, मान लो ये गैस है बेटा, ये भी गैस है, तो फिर बेटा आपको इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर नीचे से कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पर बेटा 25 माइनस 5x इक्वल्स टू x, तो आपके x की वैल्यू 25/6, बस। अगर यहाँ 25/6 रखोगे तो इसका कंसंट्रेशन 5/6 बेटा, इसका 25/6, है ना। ये मोल से, हालांकि अगर कंसंट्रेशन होता है बेटा तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, ठीक है। आ रही है मेरी बात सभी को समझ में, बस इतना ही काम, ठीक है ना। अब इसके ऊपर बेटा इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। वो कह रहा है ये सब बेटा एनटीए में, जेई मेंस के, जेई एडवांस के कुछ सिंपल क्वेश्चन जिनको आप एग्जाम में सही नहीं कर पाते हो, क्योंकि इस कोर्स का पर्पस ही बेटा कि एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चंस को तो सही करके आओ। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्जर्व्ड फॉर द अमोनिया फॉर्मेशन, इतना, है ना।
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोल दिया है। एट इक्विलिब्रियम N2H2 और अमोनिया इतना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, है ना। अब पहली बार मैं बताऊं बेटा आपको, कॉन्सेप्चुअली तो ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा रिएक्शन का सही दिया होना जरूरी है ना। सही दिया होने से मतलब सर अमोनिया का फॉर्मेशन तो हम यही रिएक्शन लिखेंगे, N2 + 3H2 gives to NH3। बेटा जरूरी नहीं है ना, कोई कोफिशिएंट 2 कर दे, 6 और 4 कर दे, तो इसलिए रिएक्शन का दिया होना जरूरी है। बट सिंस यहाँ नहीं गिवन है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि यही रिएक्शन है, ठीक है ना। और अगर यही रिएक्शन है बेटा तो बस सीधे K निकालो इसका, है ना। डायरेक्ट कंसंट्रेशन ही गिवन है ऊपर अमोनिया का। अब अच्छा मेरी नज़रों से चलोगे तो बेटा, मेरी नज़रों से कैसे, 1.5 को 3/2 लिखो, है ना, और स्क्वायर भी कर दो बेटा, समय खोटी मत करो, बस मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना। पावर 10⁻² है, उसकी उसकी उसकी, तो पावर तो सर इसका स्क्वायर होने का कैंसिल ही हो जाएगी। समय क्रूशियल है बेटा, आप लोगों का ध्यान देना, है ना। N2 के लिए 2, उसका 3, सर ये 3 से हो गया 3, और सर ये आपका 4 नीचे आया, तो सर ये हो गया 3/8, है ना। ये हो गया कितना बेटा, 3/8, ठीक है ना। अब उन्होंने किस सेंस में पूछा है बेटा, है ना, उन्होंने शायद इंटू 10⁻³ के ऑर्डर में पूछा होगा, क्योंकि इसका आंसर कुछ अलग जा रहा है ना। 1.5 को 3/2, है ना, आंसर कुछ अलग दिया है, मैंने इसलिए बोला रिएक्शन दी होनी जरूरी थी, ठीक है। चलिए अगला देखें। 4.5 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज हीटेड इन ए सील्ड 10 लीटर वेसल, है ना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना कर दिया बेटा, 10 लीटर, है ना। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड, ठीक है ना। बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, है ना। पहली चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर डेल्टा Ng 0 है ना, जो आपको वापस दिख रहा है ना। अब ध्यान देना बेटा, गैस गैस लिख के बच्चों जैसे एग्जाम में समय खोटी मत करना, वो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, कि बच्चे यहाँ GG भी लिखते हैं, है ना। अगर डेल्टा Ng 0 है बेटा, तो वॉल्यूम से कभी भी डिस करना ही मत यूज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, वॉल्यूम कट ही जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है सर, इसके 4.5, इसके 4.5, इसके 0, अब सर 4.5 - x, 4.5 - x, और कितना बेटा 2x। आई बात सभी को समझ में। और उसने कंडीशन क्या दी बेटा कि इक्विलिब्रियम पर 3 मोल्स। अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बच्चा अंतर नहीं समझ पाता बेटा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सभी के कंसंट्रेशन डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर ही दिए थे बेटा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मुझे 2 स्टेप लिखना ही नहीं पड़ी। यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया है, यहाँ पर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन दिया था बेटा, है ना, ठीक है। इस वजह से आपको 2 स्टेप लिखनी पड़ी। तो जिन भी बच्चों को बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ी सी भी दुख दुविधा परेशानी है, वो ध्यान रखें बेटा कि इक्विलिब्रियम पर दिया होगा तो सीधे वैल्यूज पुट करनी होती हैं, मतलब एक्सप्रेशन में। अब एक्सप्रेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, मन ही मन सोचा सर अमोनिया ऊपर आएगा, पावर 2 होगी, नीचे N2 आएगा। अच्छा मेरे से एक मिस्टेक हुई, जो आप लोगों ने, आप समझ में आ गया ना, देखो कि सर आपने यहाँ पर क्यूब नहीं करा था, देखो कई बार हो जाती है सिली मिस्टेक। अब मुझे ध्यान आया कि यार मैंने तो 3 क्यूब नहीं करा था, मतलब एक ही 3 कटा बेटा, है ना। समझे कि नहीं समझे, मतलब ये ऊपर तो 4 भी नीचे आया, मतलब अपन सही लिख देते 9 हो गया, 2 भी नीचे, 4 भी नीचे, और सर ये 27, तो ये 9 3 जा 27, 2 4 जा 8, और ये आपका 24, है ना। तो अब 417 आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो NT का क्वेश्चन होगा ना, वो ऐसा होगा कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन x × 10⁻³ है तो x की वैल्यू बताओ। तो अगर आप इंटू 10⁻³ करोगे बेटा, तो यहाँ 1000 करना पड़ेगा, और 1000/24, है ना। आंसर था 417, 24 4 जा कितना बेटा सर 96, सर बचा कितना बोलो, सर बचा कितना सर 96 है, तो आपका 4 बचा 40, और 21 1 जा सर 40। आई मेरी बात सभी को समझ में। तो 41.7 मतलब नियरेस्ट इंटीजर में 42 के आसपास ऐसा होगा, है ना। तो देखो गलती भी पकड़ में आ गई क्वेश्चन को आगे पीछे करने पर। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को कि अगर 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 इनिशियल गिवन है बेटा तो 2 स्टेप लिखनी पड़ेंगी, बट डायरेक्ट अगर इक्विलिब्रियम पर गिवन है, जैसे यहाँ पर वापस इनिशियल था, तो इनिशियल में 2 लाइनें लिखनी है। डेल्टा Ng 0 है, वॉल्यूम को नहीं देखोगे। सर डेल्टा Ng 0 नहीं होता तो, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है क्या बेटा, मैं पहले ही बता दूं, कंसंट्रेशन होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन होता है बेटा मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर बच्चा 4.5 को पहले 10 से डिवाइड करेगा, ठीक है ना, तो उसकी कैलकुलेशन अननेसेसरली लेंदी हो जाएगी, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है बेटा।
जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही पूछा है तो मोल्स और कंसंट्रेशन बराबर हैं, ऊपर नीचे पावर, तो जरूरत ही नहीं थी। अब 2x की वैल्यू कितनी है, 3। सर ये आपको कैसे पता पड़ी, बेटा क्वेश्चन में गिवन है 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड, और 2x 3 है तो सर x कितना हो गया 1.5, है ना, हो जाएगा कि नहीं, कि ये भी है ना, कि इसमें भी बोलोगे सर ये कहाँ से ले आए, ठीक है। x अगर 1.5 है बेटा तो इसके भी 3 मोल, इसके भी 3 मोल, इसके भी 3 मोल। अब आप देख लो बेटा, अगर आप KC में डालोगे तो सर ऊपर HI के मोल्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, नीचे सर H2 इंटू I2 मतलब ये हो गया 1, है ना। तो आप देख सकते हो इसका आंसर 1 होगा। आई मेरी बात सभी को समझ में, ठीक है ना। सर कभी ऐसा ना हो, है ना, देखो, है ना, कभी ऐसा ना हो 4 मोल्स ऑफ आर्गन, ठीक है ना, 5 मोल्स ऑफ PCl5 आर इंट्रोड्यूस इनटू एन इवैक्यूएटेड फ्लास्क ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी एट 100 केल्विन, है ना। अब देखो इसमें बेटा रिएक्शन नहीं गिवन है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को गलत ही मान रहा हूँ, अपन और देख लेते हैं और है अपने पास। ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 स्टार्टिंग विथ एन इक्विमोलर सॉल्यूशन, है ना, देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग विथ एन इक्विमोलर सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन ऑफ ABCD ऑल इक्वल टू 1 मोलर। चारों दे दिए बेटा, AB A प्लस B गिव C प्लस D। अब चारों हैं चारों, ठीक है ना। KC दिया है बेटा 100, ठीक है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 इनिशियली बेटा। अब सर आपने तो अभी 1 माइनस एक्स लिखा था, सर इसमें 1 माइनस एक्स लिखे हैं कि, है ना, क्या करें, है ना, इसीलिए बेटा रिएक्शन क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। अगर आप इस रिएक्शन का क्यू निकालोगे, क्या बोला था तरीका, जो एक्सप्रेशन के का है वही क्यू का, तो सर ऊपर 1 इंटू 1, नीचे भी 1 इंटू 1, तो सर ये तो 1 आ गया, मतलब सर QC KC से छोटा हो गया, मतलब सर रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि बेटा जब तक देखो प्रोडक्ट 0 था तो मुझे पता है बेटा कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बट अब तो चारों दिए थे ना बेटा, अगर चारों दिए हैं तो बोथ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल, फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैक, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकता है इक्विलिब्रियम पर ही होता। अगर इसका KC 1 होता ना बेटा तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती, है ना, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D पूछता मतलब वो 1 ही होता, तो आपका आंसर तब 100 हो जाता है बेटा, क्योंकि 100 इंटू 10⁻²1। तो NTA वाला कुछ भी चालाकी कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, सुन लेना, कि वो हो सकता है ऐसी सिचुएशन दे देता, ठीक है ना, वो ऐसी सिचुएशन दे देता कि आपको रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही होती। अभी नहीं है बेटा, तो अभी नहीं है तो देखो फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट का कम होना। सर ये आप कभी x कभी 2x क्यों लिख रहे हो बेटा, बेटा जो कोफिशिएंट होते हैं, मैंने बोला ना इसका 2 था तो इसलिए 2x, 1 था तो x, 1 था तो x, ठीक है ना। ये मैं आपको काइनेटिक्स में भी समझा चुका हूँ। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स, इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स। आई मेरी बात सभी को समझ में। तो अब देखो 100 इक्वल्स टू, अब बच्चों को लगता है सर ये तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फलाना ढिमका, नहीं है बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हीं चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेशन का पर्पस ही है। आप इसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हो बेटा 100 को, वो ऐसा ही डाटा देगा, ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, है ना। तो ये आपका 2 2 2 कैंसल, 10 माइनस 10x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, मतलब x की वैल्यू हो गई बेटा 9/11, और 9/11 कितना से 11 8 जा 88, है ना, ठीक है ना। कैरी ऑन कितना 2, 11 9 जा, मतलब कैरी ऑन 2 20, 11 1 जा 11, फिर से 8 बचा 0.818, है ना, ठीक है जी। जिसे नियरेस्ट इंटीजर में लाने के लिए सर मैं इसे 0.82 लिख लूँ, मतलब D का कंसंट्रेशन सर 1.82 होगा, मतलब सर यहाँ पर वैल्यू 182 हो जाएगी, मतलब सर यहाँ पर वैल्यू 182 हो जाएगी। आई मेरी बात सभी को समझ में बेटा, समझे। जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन देखो, तो ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अब ये देखो सॉलिड है और ये गैस है बेटा, सॉलिड गैस के साथ, अब ऐसे प्यारे क्वेश्चन है, बोल रहा है Kp 4 है, इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बताओ। अब बच्चे ये भी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, तो पापी कहलाओगे बेटा आप लोग, है ना, मैं पापी हूँ, ठीक है, ऐसा गाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो Kp की वैल्यू एक्सप्रेशन क्या होगा सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1/2, यही तो होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब Kp दिया है बेटा 4, तो इसको 4 के बराबर कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ही तो पूछा है। इतनी मैथमेटिक्स तो लगानी पड़ेगी बेटा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बचा, कि आप बोलोगे सर मैं तो ये भी नहीं करूंगा। सर स्क्वायर कर दो,
स्क्वायर करते ही बेटा अपने आप ही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 16। ठीक है जी। चलो एक दो क्वेश्चन में आपके लिए भी छोड़ रहा हूं ताकि आप भी करें। अब हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है बेटा वो हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का ही था। हिट्रोजीनियस का मतलब है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस सब आ जाए, बट अगर गैस आ रही है बेटा तो ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा, है ना, हमेशा केपी से ही करना है, ध्यान देना। कभी भी दूसरी चीज फालतू की सोचना ही मत। टाइम आप ही का खोटी होगा, अभी से बता दे रहा हूं, टाइम आप ही का क्या हो जाएगा बेटा, खोटी हो जाएगा। ठीक, चलो एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी, कभी कभी बेटा एक्सप्रेशन भी पूछ लेता है। आइए मैं एक ही लॉजिक से एक्सप्रेशन बता दूंगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा, मजे आ जाएगा। अगर कभी भी एक्सप्रेशन अननोन में पूछा जा रहा है, PCl5 टूट रहा है बेटा PCl3Cl2, है ना, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 1, मतलब A मान लो, 0 0, अगली स्टेप क्या बेटा A माइनस एक्स, एक्स और एक्स। ठीक है, आई बात सभी को समझ में। अब देखो इनिशियली टोटल मोल्स कितने थे A, और इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हो गए सर A प्लस एक्स, है ना। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हो गए A प्लस एक्स, है ना। टोटल मोल्स के लिए ऑब्वियसली बेटा सभी को जोड़ना पड़ेगा ना। PCl5 के A माइनस एक्स है, PCl3 के एक्स, Cl2 के एक्स, एग्रीड। अब क्या करें बेटा, अगर आपको इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखना हो, प्लीज बच्चों ढंग से सुनना बेटा एक ही बार। तो PCl3 के मोल्स ऊपर, एक्स ऊपर, Cl2 के मोल्स ऊपर, और नीचे PCl5 के मोल्स A माइनस एक्स। सर केसी में तो सर कंसंट्रेशन आता है ना, ये तो आपने मोल्स लिखे हैं। हाँ बेटा मैंने मोल्स ही लिखे हैं। अब मैं वॉल्यूम का तरीका बता रहा हूँ, और ये चीज आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी लगा सकते हो, है ना। ये है अपना JSC, जरा हट के कॉन्सेप्ट। अब मैं दो स्टेप से ही कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, और दो स्टेप से ही बेटा कोई भी आपको एक्सप्रेशन भी दो स्टेप से ही करना है। ठीक है, ठीक है। अब सर वॉल्यूम का तरीका बता रहा हूँ, देखो ऊपर इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, मतलब ऊपर है पावर कितनी 2, 1 और 1 ऐड करके 2, नीचे पावर है कितनी बेटा 1, ठीक है ना। तो बेटा वॉल्यूम वहां पर आएगा जहां पावर कम हो। सर पावर कम कहाँ है, नीचे, इसलिए वॉल्यूम नीचे आया। और सर कितना आएगा बेटा, ऊपर पावर 2 थी तो नीचे भी पावर 2 ही करना है, तो बची हुई पावर वॉल्यूम की डाल दो। अच्छा मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ऊपर वॉल्यूम, मतलब ऊपर टोटल पावर 3 होती और नीचे 1 होती, तो हम वॉल्यूम का स्क्वायर कर देते। हाँ बेटा यही कहना चाह रहा हूँ, जहाँ वॉल्यूम कम आएगा, जहाँ पावर कम होगी वहाँ वॉल्यूम आएगा, और वो आप उसकी पावर में डाल दोगे, वो उसकी पावर में डाल दोगे, बस इतनी सी कहानी है। और केपी में क्या करते हैं, केपी में भी सुन लेना बेटा, है ना, ये तो केपी में भी आएगा ही आएगा। जो केसी में मैंने लिखा ना मोल्स मोल्स मोल्स, वो तो यहाँ पर भी आएगा ही आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है बेटा। साथ में क्या है, अगर वॉल्यूम नीचे आ रहा है, सुनना मेरी बात, तो प्रेशर पक्का ऊपर आएगा, पावर भी सेम ही रहेगी। ऐसा क्यों, ऑब्वियसली बेटा देखो केसी में कंसंट्रेशन है इसलिए वॉल्यूम आएगा। अच्छा आप खुद इमेजिन करो कि अभी मैंने डेल्टा एनजी वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे, उनमें मैंने वॉल्यूम क्यों नहीं डाला था, से जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऊपर नीचे पावर बराबर थी। ये एग्जैक्टली बेटा, ये छोटे छोटे आप दिमाग लगाओगे बेटा तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको चीजें प्यार से समझ में आना चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो पहली चीज, ठीक, केसी में आएगा तो वॉल्यूम आएगा, कहाँ आएगा मैंने समझा दिया। तो अगर केसी में वॉल्यूम आ रहा है बेटा तो प्रेशर केपी में आएगा, प्रेशर केपी में आएगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा कि सिंस गैसेस के लिए बेटा प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर वॉल्यूम नीचे है तो प्रेशर पक्का ऊपर, देखो आ गया। और साथ में बेटा टोटल मोल्स, साथ में बेटा टोटल मोल्स। अब यहाँ पर बच्चा बस मिस्टेक कर देता है, ठीक है ना, तो टोटल मोल्स भी आएंगे बेटा, इसलिए मैंने टोटल मोल्स भी सेकंड स्टेप में ही लिखा है। मतलब आप देख लो ये कितना प्यारा एक्सप्रेशन बन गया, x² p अपॉन a² माइनस x², समझे। अब इसके ऊपर बेटा एक्सप्रेशन के ऊपर कभी भी कोई चीजें पूछी जा सकती हैं। इवन आपसे ये भी पूछ सकता है भैया कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 बताओ, मतलब एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई भी चीज है। तो भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कैसे निकालोगे बेटा, बोलो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सर, सब्सटेंस के मोल्स ऊपर आते हैं, तो आपके पास बेटा PCl3 के मोल्स हैं x, और सर टोटल मोल्स आते हैं नीचे, तो तीनों को ऐड कर दूं तो टोटल मोल्स हो गए A प्लस एक्स। मान लीजिए बहाने से मैं बोलता कि मुझे तो एक्सप्रेशन में ही अननोन में पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बताओ। बेटा पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है सर, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर।
तो बेसिक बेटा जो बिल्कुल बेसिक है, इतनी केमिस्ट्री तो आनी चाहिए हमें, है ना, एनटीए का पेपर क्वालिफाई करने के लिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे, उतना तो बेसिक आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन तो ऐसे ही निकलेगा सर, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। और सर टोटल प्रेशर, सर वो तो गिवन नहीं है बेटा, एक्सप्रेशन में गिवन होगा कि पी टोटल प्रेशर है, बस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और आप देख लो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फॉर द रिएक्शन इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 और CO2, है ना, इक्वल है एंड x मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूम, तो बताओ करेक्ट एक्सप्रेशन Kp का कितना है। अब आप देख सकते हो बेटा इसका डेल्टा एन जी कितना है, 0। डेल्टा एन जी 0 है, मतलब ना वॉल्यूम आएगा ना प्रेशर आएगा, तो ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल। x मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम हुए, शुरू में इक्वल इक्वल था बेटा, मान लो शुरू में कितना था, 1 1 मान लेते, 0 0। अब ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये x और ये x, तो सर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर, नीचे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये रहा आंसर। ऐसा टिक करते से ही काम हो जाता है ना, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा JM 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ना, अल्फा के एक्सप्रेशन के ऊपर। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं बेटा कि अल्फा के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए, है ना, N2O4 भी गैस है, 2NO2 भी गैस है। सुनना सभी मेरी बात ढंग से, है ना। आपको इनिशियली हमेशा 1 मोल मानना, 1 मोल ही मानना और Kp ही डिराइव करना। सेकेंड स्टेप सर कैसे लिखेंगे, सेकेंड स्टेप लिखी जाएगी बेटा, ठीक है ना, 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना, कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1 माइनस अल्फा, और 2 है तो 2 अल्फा। अब अभी मैं बता रहा हूँ, शायद उन्होंने जो इस बार क्वेश्चन दिया था बेटा, वो 2 कौन सा दिया था बेटा, मुझे याद भी नहीं आ रहा। AB2 गिव्स AB प्लस 1/2 B2, ऐसा कुछ दिया था, और इसका Kp और इसका एक्सप्रेशन पूछा था बेटा, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सर, 1 0 0, 1 माइनस फिक्स है बेटा अल्फा, अब इसका कोफिशिएंट 1 है सर, ठीक है ना, अल्फा ही, बट इसका कोफिशिएंट 1/2 है, तो ये अल्फा/2 हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, जिसका निकालना है बेटा उसका कोफिशिएंट ऊपर और इसका कोफिशिएंट नीचे। मतलब अगर ये रिएक्शन मान लीजिए 2A गिव्स 3B टाइप की होती, सपोज करो, तो 1 0 1 माइनस अल्फा, फिक्स है बेटा, यहाँ अल्फा ही रहेगा, 1 माइनस अल्फा ही। और ये जो 2 और 3 कोफिशिएंट है, ये सर कोफिशिएंट 3 था इसलिए 3, है ना, अल्फा, और इसका 2 है सर इसलिए नीचे चलेगा 2। तो ये तरीका है, एक बार अगर आप ये सीख गए बेटा, अब देखो ये हो गया 1 प्लस अल्फा टोटल मोल्स। और अभी मैंने आपको Kp के लिए क्या बोला था, 2 अल्फा का स्क्वायर ऊपर, है ना, स्क्वायर क्यों सर, कोफिशिएंट 2 है, नीचे क्या बेटा 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब प्रेशर सोचो कहाँ है, वॉल्यूम सोचा करो, पहले हमेशा वॉल्यूम सोचा करो। सर वॉल्यूम आना होता तो नीचे आता, ठीक है ना, क्योंकि पावर नीचे एक है, इसका मतलब प्रेशर आएगा ऊपर, और इसका मतलब बेटा साथ में नंबर ऑफ मोल्स भी आएंगे, और वो 1 प्लस अल्फा है। तो आप देखो कितना प्यारा एक्सप्रेशन बना, 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा बेटा कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को, इस रिएक्शन का याद रख लेते हो, एक इसका और एक इसका बेटा, एक इस रिएक्शन का, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, अगर आप इसके Kp की बात करोगे तो अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये दो के तो याद रखो। और ये भी बता दे रहा हूँ बेटा, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको हमेशा रिएक्शन यही लिख के दे, आपको बहाने से बेटा इस रिएक्शन को A गिव्स 2B भी लिख के दे सकता है, आपको x गिव्स 2y दे सकता है, इसे x गिव्स y प्लस z, A गिव्स B प्लस C, ये दोनों मेरे हिसाब से बेटा 2B रिमेंबर है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी आता है डिराइव करो बेटा, यहाँ से जैसे ये आया, अब इसका सोचो, है ना, ये हो गया 1 प्लस क्या अल्फा/2। अब अगर इसका मैं Kp लिखूंगा तो अल्फा इंटू अल्फा/2 की पावर 1/2, नीचे 1 माइनस अल्फा। तरीका वही है बेटा, एक ही तरीका है, इंटू बेटा क्या सर, वॉल्यूम आना होता तो नीचे आता, पावर हाफ आती, इसका मतलब सर प्रेशर ऊपर आएगा पावर हाफ, और नीचे सर टोटल मोल्स आएंगे पावर हाफ, ठीक है। और ये फिक्स भी बेटा, अल्फा वाले क्वेश्चन में P हमेशा ऊपर आएगा, टोटल मोल्स नीचे आएंगे, है ना। अब JM 2025 का क्वेश्चन था बेटा ये वाला, उन्होंने क्या कंडीशन दी थी पता है, उन्होंने बस कंडीशन इतनी दी थी बेटा कि अल्फा जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, मतलब मैं 1 माइनस अल्फा को भी 1 ले लूंगा, मैं 1 प्लस अल्फा/2 को भी 1 ले लूंगा। अगर अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मैथ्स लगी, तो उसके बाद देखो Kp क्या बना सर, अल्फा
की पावर 3/2 1/2 मतलब p/2 की पावर 1/2। तो उन्होंने क्या करा बेटा, एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर क्या करा बेटा, पहले तो स्क्वायर करा, स्क्वायर करोगे तो ये हट गया है ना। तो अब आपके लिए अल्फा क्यूब किसके बराबर हो गया सर, 2kp² बाय p, और अल्फा चाहिए तो क्यूब रूट ले लो। ये इसी साल का क्वेश्चन है ना। अब ये टफ क्वेश्चन है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईजी है, बट अगर आपको ये एक्सप्रेशन मेरा तरीका पता है तो अब ये क्वेश्चन ईजी है काफी, है ना। और इसके ऊपर देखो मैं एक ही क्वेश्चन लाया हूँ, ये डायरेक्ट x gives y plus z। अब अभी मैंने बोला बेटा ये PCl5 gives PCl3 plus Cl2 वाला है ना। a gives 2b, वही N2O4 gives 2NO2। अब Kp1 Kp2 का रेशियो दिया है कितना, 3/2। बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब कुछ इक्वल है, तो रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर। पहले वाले का क्या था बेटा सर, अल्फा स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना। पहले वाले का प्रेशर मैंने P1 माना। दूसरे वाले के लिए क्या है सर, अल्फा स्क्वायर P2 अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि A/2B टाइप की है। अब उसने बोला है अल्फा तो सेम है, ये लो अल्फा सेम है तो सब कुछ कैंसर, मतलब ये हुआ P1 अपॉन सर 4P2, है ना। उसने किसकी वैल्यू पूछी बेटा, P1 बाय P2 की। 4 3 जा 12/2 इज P1 बाय P2, मतलब ये हो गया 6। तो आपका आंसर बेटा 6 आ गया, कहानी खत्म। ये देख लो बेटा, इतना डरावना एक्सप्रेशन अभी जो मैंने कराया है सेम है ना। बस इसमें ये कंडीशन नहीं गिवन थी कि अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो आप डिराइव कर सकते हो बेटा। इसी टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, है ना, कि उसने बोला है Kp2 है, हाँ जी सर 2 है। अब क्या था एक्सप्रेशन सर, 4 अल्फा स्क्वायर P, प्रेशर दे दिया है बेटा 0.5 atm, नीचे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आपसे बोल रहा है इसका परसेंट डिसोसिएशन बताओ, तो ये 2 से 2, ये 2, मतलब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू सर 1/√2, हम सभी को पता है 1/√2 0.707, मतलब परसेंट में कितना हो गया बेटा 71%। आ रही मेरी बात सभी को समझ में। तो प्लीज केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे सिंपल से टॉपिक को बेटा इतनी चीजें याद रखें ना। ली चैटेलर प्रिंसिपल का एक क्विकली आइडिया दे दूं बेटा। ली चैटेलर प्रिंसिपल ये बोलता है बेटा कि अगर आपने किसी चीज को डिस्टर्ब करा इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन उसको अपोज करेगी, मतलब अगर आप किसी चीज को बढ़ाओगे तो वो घटाएगी, आप घटाओगे तो वो बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट है, और कोई भी सिस्टम कभी भी अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट को लूज करना नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो जैसे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें बस इतना सा पार्ट है बेटा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आपने बढ़ाया तो रिएक्शन घटाएगी बेटा। और रिएक्टेंट घटाने का मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, और रिएक्टेंट कंज्यूम कब होंगे, जब फॉरवर्ड में जाए। इसी तरह से अगर आपने प्रोडक्ट का बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, है ना। क्या सर मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, कर दो ना बेटा। क्या सर मैं रिएक्टेंट का कम कर सकता हूँ, करो, कम करोगे तो बैकवर्ड में चली जाएगी। क्या सर मैं प्रोडक्ट को कम कर सकता हूँ, हाँ फॉरवर्ड में चली जाएगी, ठीक है ना। ठीक है जी। इसके अलावा चेंज ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम, इसमें सीधे सीधे याद रखना बेटा, डेल्टा एन जी 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। डेल्टा एन जी 0 के लिए प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है बेटा, है ना। क्यों? अभी इतने टाइम से समझा रहा हूँ बेटा, प्रेशर वॉल्यूम की टर्म ही नहीं आती इनमें ना। बट अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है ना, तो हम बोलेंगे ऐसी रिएक्शन जो है बेटा लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम पर सुटेबल होती है, और सुटेबल का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। ये कंडीशन याद रखो अपने आप। और JM 2025 में प्रेशर के इफेक्ट का क्वेश्चन आया है, प्रेशर के इफेक्ट का क्वेश्चन आया है बेटा, है ना, ये भी आया हुआ है, ठीक है। और डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 है, वैसे तो देखो हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन मुझे लगता है हर बच्चे को याद ही होना चाहिए कि वो हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम पर सुटेबल होता है। अमोनिया वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है, और वाई सुटेबल का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाना, सुटेबल का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। तो बस ये कंडीशन याद रखो, है ना। अच्छा, इसमें एक चालाकी और बता दूं बेटा, डेल्टा एन जी 0 में प्रेशर वॉल्यूम से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, बट अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा। और कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोल्स बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कम हुआ तो कंसंट्रेशन सभी के बढ़ जाएंगे,
है ना, कंसंट्रेशन जो होंगे वो सभी के बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो इसके अलावा चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर इकलौता फैक्टर है बेटा जिससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। और सीधे से याद क्या रखना है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं बेटा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन आर बेस्ट सुटेबल एट हाई टेम्परेचर। और अगर एक्सो है बेटा तो एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, और उल्टा होना ही चाहिए बेटा, और घटता है मतलब रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड। मतलब सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बेस्ट सुटेबल, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बेस्ट सुटेबल एट कहां पर, हाई टेम्परेचर, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बेस्ट सुटेबल एट लो टेम्परेचर, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर बेस्ट सुटेबल एट हाई टेम्परेचर। आ रही मेरी बात सभी को समझ में? इतनी बातें बेटा अगर आप ध्यान रखोगे तो एलसीपी का भी कोई क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। चलो जी बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे, और रासायनिक साम्य का पूरा हमने जो ज्ञान था आपको दे दिया बेटा। अब बच्चे कुछ परेशान होते हैं किससे, आयनिक साम्य से। बार बार कह रहा हूँ बेटा, केवल हम उन चीज़ों को यहाँ बातें करेंगे जो आपके, है ना, सिलेक्शन की राह को आसान कर सकें, आपके परसेंटाइल को बढ़ा सकें। तो छोटी छोटी चीज़ें, है ना, सुनाऊंगा मैं सब चीज़ें, देखो ना सब ठीक ना। सबसे पहले आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है वो आयंस के बीच में ना। मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट बी है, सपोज करो कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट बी है ना, अब ये सॉल्ट है मान लीजिए, सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर मैं इसे पानी में डाल रहा हूँ बेटा तो ये सॉलिड फॉर्म से पहले एक्वस फॉर्म में आया और इसने बना दिया बी प्लस एक्वस प्लस क्या आपका ए माइनस। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम बस अंतर इतना होता है बेटा, पहला कि वहां पे जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा था वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा वो आयनिक रिएक्शंस के लिए, मतलब प्रोडक्ट साइड आपके पास आयंस है ना, और लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस होगा बेटा ये अनडिसोसिएटेड पार्ट है, ये होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम established between dissociated part that is ions and undissociated part that is electrolyte, उसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा, जो अपने कंपोनेंट आयंस में टूट जाते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कभी भी अपने कंपोनेंट आयंस में नहीं टूटेंगे, है ना। आपको याद हो तो अपन ने लिक्विड सॉल्यूशन में बात करा था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का वांट ऑफ फैक्टर यूरिया हुआ, ग्लूकोज, सुक्रोज 1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने समझा दिया क्या होते हैं। आरएनएस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या है बेटा, जो अभी हमने लिखी थी, है ना, रिएक्शन, है ना, आरएनएस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन बस ये है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर ये डिसोसिएट हो गया तो ऑब्वियसली इसके लिए एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, जिसे नॉर्मल तरीका वही बेटा आयनिक, है ना। वैसे भी मैं देखो आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को मैं छोटा भाई बोलता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम को बड़ा भाई बोलता हूँ, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों के पापा जी हैं बेटा, है ना। ठीक है, बट हम चूंकि 12th का टॉपिक था, इलेक्ट्रो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो बी प्लस ए माइनस और नीचे ए, तो बस आरएनएस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन यही बोलती है कि हर इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेटा, और अगर इस Kd की वैल्यू 1 या उससे बड़ी हो गई तो उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, और 1 से छोटी हो गई तो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट। बस इतना सा आरएनएस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो अब स्ट्रॉन्ग, इसी बेसिस पर आरएनएस की इस थ्योरी के बाद हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्लासीफाई करा। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा मतलब जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, इनका अल्फा 1 होता है। सबसे बड़ी बात है अल्फा 1 तो है ही है बेटा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मुझे पता है कि ये 1 है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 से छोटा है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 से छोटा होने दो, बट सबसे दुविधा वाली बात क्या है कि मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि 1 से छोटा मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा, 0.1, 0.2, 0.3, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें अल्फा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली बेटा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। तो ये लिस्ट मेरे लिए मतलब आपके लिए रामबाण है बेटा, जरूर याद रखना। 6 स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, सबसे काम के तो ये 2 हैं, बट होने को बेटा HNO3 भी है, परक्लोरिक एसिड भी है ना, इसके अलावा HI है और HBr। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करोगे, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड, NaOH हुआ, KOH हुआ, RbOH हुआ, CSOH हुआ, है ना। सबसे ज्यादा काम शुरू के 2 का ही पड़ता है बेटा। ठीक है, और इसके अलावा बेटा सीरियम तो लिख दिया ना, बेरियम का हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट तो बेटा सभी, कोई भी हो, ऑल सॉल्ट,
आर कंसिडर टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और अच्छा सर इसके अलावा, और ये लिस्ट याद रख लोगे बेटा तो आपको है ना थर्मोकेमिस्ट्री में भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में काम आएगा, या बॉन्डिंग वॉन्डिंग में भी कि स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं वीक क्या होते हैं, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा उन 6 एसिड को छोड़कर बाकी सब के सब एसिड वीक एसिड है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली। चलो दूसरा तरीका बता दूं कि सर एग्जाम में कैसे पहचानेंगे बेटा, है ना। वीक एसिड का बेटा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक एसिड का क्या होता है बेटा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के, आपको क्वेश्चन में है ना के तो कुछ सुना सुना लग रहा है ना, हाँ सर आयनिक है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब ज्यादा के की बातें होती, ये वही के है बेटा। वीक एसिड्स का के आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना, और वीक बेस का बेटा के भी गिवन होगा। के का मतलब है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के बी का मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। जिस एसिड का, और दोनों में रिलेशन क्या होता है के और पीके में, पीके बराबर बेटा माइनस ऑफ लॉग के, इसी तरह से पीके भी बराबर माइनस ऑफ लॉग के भी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा के और पीके एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस एसिड का है ना के ज्यादा होगा उसका पीके कम होगा, है ना। और के ज्यादा होने का मतलब ये बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, बट स्टिल मैं सुनाते चल रहा हूँ कि ध्यान रहे आपको। ठीक है, चलिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है बेटा, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बस इतना बोलता है कि किसी भी है ना, जैसे अभी आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा बेटा, बी ए गिव्स क्या बी प्लस और ए माइनस, है ना। अब यह केमिकल से लिंक होते हुए चल रहा है देखो। ठीक है जी, C00 हमने केमिकल में बस ए मतलब इनिशियल मोल्स 1 मान लिए थे, यहाँ पर चूंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। C00 अगली स्टेप C माइनस सी अल्फा और सी अल्फा, ये लिखा। अब अभी आपने बोला इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है सर, कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस ए माइनस अपॉन बी ए, बोला था, हाँ जी सर बोला था। अब इसमें क्या करो बच्चों, बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कितना सर सी अल्फा, है ना, ए माइनस का कितना सी अल्फा अपॉन बी ए का सी कॉमन ले लूं बच्चों तो 1 माइनस अल्फा, एक कैंसल, के डी हो गया बेटा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है जी, बट अब यहाँ पर अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक तो बेटा हम सॉल्व करने वाले नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा हम अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मानते हैं, है ना। कब तक मानेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ, अभी मान लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिया तो के डी हो गया किसके बराबर सी अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा किसके बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ के डी बाय सी, है ना। अल्फा किसके बराबर हो गया आपका अंडर रूट ऑफ के डी बाय सी। आई मेरी बात सभी को समझ में। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही बोलता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा वो डाइल्यूशन पर बढ़ता है, और ये खूब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन का मतलब पानी डालना। पानी डालोगे तो सी की वैल्यू कम होगी, और सी की वैल्यू कम होगी तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि के डी तो पानी डालने से चेंज होने वाला नहीं। के डी को तो ब्रह्मा जी का वरदान है बेटा, वो केवल और केवल किसके साथ चेंज होगा सर, टेम्परेचर के साथ, है ना। के डी को तो ब्रह्मा जी का वरदान है, वो केवल और केवल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटा, ऑब्वियसली टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केडी बढ़ेगा अल्फा बढ़ेगा। डाइल्यूशन करोगे तो सी घटेगा तो भी अल्फा बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर भी, ठीक है ना। सॉल्यूट का नेचर मतलब बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो अल्फा 1 हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो अल्फा 1 नहीं होगा। इसी तरह से नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी बेटा ना, सॉल्वेंट जो होना चाहिए बेटा वो पोलर नेचर का होना चाहिए, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए। और इसलिए इस पूरी दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में बेटा अनलेस अदरवाइज मेंशन, हम वाटर को ही, है ना, हम वाटर को ही मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट मानते हैं। ठीक है, चलिए एसिड बेस्ड थ्योरीज क्या क्या होती है बेटा। आरएनएस थ्योरी इतना बोलता है जो भी आपको H प्लस देगा, देखो मैं सब चीजें सुना रहा हूँ कि ये इतनी बेसिक चीजें बता रहे वो एसिड, और जो OH माइनस देगा वो बेस, बट ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए लगती है। ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी क्या बोलता है, जो H प्लस देगा बेटा वो एसिड, है ना, और जो H प्लस लेगा वो बेस, ऐसा, ठीक है ना। और ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी ये भी बोलती बेटा कि हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, जैसे ये बोल रहा है 3 रिएक्शन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एसिड। अगर ये एसिड की तरह काम कर रहा मतलब H प्लस देगा बेटा, है ना, मतलब जिन भी रिएक्शंस में, है ना, ये H प्लस दे रहा है, जैसे यहाँ देकर
ऑब्वियसली दे रहा है, देखो HPO4 -2 में चले गया। यहाँ वो क्या कर रहा है बेटा, H प्लस उल्टे ले रहा है, ऊपर वाली में वो H प्लस है ना H2PO4 माइनस उल्टे ले रहा है। तो हम सीधे सीधे इसका आंसर क्या बोल देंगे बेटा, है ना, कि केवल केवल बी, दैट इज सेकेंड ओनली, खत्म, है ना। ठीक है, यहाँ हमसे बोल रहा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ, देखो सेम क्वेश्चन है H2PO4 माइनस। तो अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस निकालना हो बेटा तो H प्लस हटा दो, एसिड निकालना हो तो H प्लस जोड़ दो। अब बेस निकालना है तो H प्लस हटाऊं तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा HPO4 -2। ठीक है, चलिए लुईस थ्योरी क्या बोलती है, लोन पेयर डोनर एसिड है, लोन पेयर डोनर एसिड नहीं बेस, है ना, वेरी गुड, है ना। और लोन पेयर का एक्सेप्टर बेटा वो हो जाएगा आपका एसिड। इतना है लुईस थ्योरी, ठीक है। और ऑर्गेनिक में तो भर भर के यूज करते हो बेटा आप, है ना, ठीक है। तो हम बेटा इस सीरीज का जो पूर्ण उद्देश्य हमारा कि भैया छोटी छोटी चीजें आपको सब बता रहे, बेसिक चीजें बेटा, ज्यादा हाई फाई भी नहीं, कि हमारे जो इजी क्वेश्चन है बेटा वो हमारे सब सही हो जाए। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग आर लुईस एसिड, है ना। अब आपको दिख रहा है बेटा PH3 में तो लोन पेयर होता है बेटा, अब देखो बॉन्डिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, वो सब भी मैं सिखाऊंगा, है ना। तो पहला ही खत्म, AlCl3 SiCl3, है ना। हालांकि मुझे लग रहा है SiCl3 इन्होंने गलत दे दिया बेटा, ये SiCl4 होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब इसमें बेटा AlCl3 लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है। इसमें SiCl4 क्या वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, अगर हमें थोड़ा सा बॉन्डिंग का नॉलेज हो तो ग्रुप 13 वाले जो होते हैं बेटा ना, ग्रुप 13 वाले जो होते हैं वो आपके अच्छे लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर वो हो जाएगा। PH एंड POH, है ना। PH क्या होता है सर, PH होता है बच्चों माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, या है ना H प्लस क्या होता है, H प्लस होता है 10 की पावर -PH। ठीक है, इसी तरह से अगर आप POH की बात करोगे तो माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इसलिए OH माइनस जो हो जाएगा वो 10 की पावर -POH। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले, और इसीलिए बेटा इस चैप्टर में आपको PH को POH और POH को PH में इमीडिएटली कन्वर्ट करते आना चाहिए, इमीडिएटली। ठीक है, उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे कैसे, है ना, ठीक है। मैं एक आधा एग्जांपल बता दूं, जैसे अगर, और इसलिए बेटा है ना, देखो लॉग की वैल्यूज कॉमनली क्वेश्चन में गिवन होती हैं, बट मैंने आपसे केमिकल काइनेटिक्स में भी रिक्वेस्ट करी थी, अभी भी कर रहा हूं कि ये 5 बेसिक लॉग जरूर याद रखें। ठीक है जी, समझे। तो अब अगर मैं किसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं बेटा कि H प्लस का कंसंट्रेशन सपोज करो 2 × 10⁻³ सुन लेना सभी बेटा, इस चैप्टर में एक बच्चे की कॉमन मिस्टेक ये बेटा कि वो PH को, है ना, PH से H प्लस या H प्लस से PH ही नहीं निकाल पाता, आधे लोग तो वहीं अटक जाते हैं। तो सीधे ट्रिक बता रहा हूँ, अगर H प्लस ये दिया है तो जो 10 की न्यूमेरिकल वैल्यू है कितना है, 3, है ना, ठीक है जी, वो आ जाएगा नंबर के फॉर्म में बाहर बेटा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा वो लॉग में चली जाएगी, बस, ठीक है ना। और अब आप चाहो बेटा तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब मनी मन सोचो सर 3 - log 2 0.3 होता है तो 2.7 ना, मतलब अच्छा सर इतना इजी होता है, हाँ बेटा होता तो खूब इजी है, हम लोग डरावना बना देते हैं। मतलब अगर मैं H प्लस आपको देता, सपोज करो, है ना, मैं आपको H प्लस देता 5 × 10⁻⁻6, तो सर बस मुझे 6 - log 5 करना है, हाँ। और अब आप चाहो तो बेटा ओरली भी कर सकते हो, 6 - log 5 कितना है, 0.7, हम तुरंत बोल देंगे बेटा 5.3, है ना। अच्छा रिवर्स हो तो कैसे करेंगे सर, रिवर्स भी ऐसे ही होगा बेटा, देखो मान लीजिए PH दिया हो और H प्लस निकालना हो, है ना। चलो एक मैं नया लिख दे रहा हूँ कि सपोज करो आपको PH दिया होता, सपोज करो आपको PH दिया होता कितना बेटा 4.15, ठीक है। और अब मैं आपसे बोलता H प्लस बताओ, H प्लस बताओ, तो पहली बात तो बेटा जो इंटीजर पार्ट है 4 उसकी एक पावर बढ़ा देना, मतलब 4 की जगह 5 कर देना, मतलब सर 10 की पावर -5 हो गया, सुनना तभी माइनस में ही आएगा, ठीक है ना, और एक बढ़ गया। अब कितना एक्स्ट्रा जोड़ा बेटा, सर हमने तो मतलब 4.15 का नियरेस्ट अगला इंटीजर 5 था, ये हो गया। अब 4.15 को अगर मैंने 5 लिया है, मतलब मैंने सर इसमें कितना एक्स्ट्रा जोड़ा, सर मैंने तो इसमें 0.85 एक्स्ट्रा जोड़ा, और 0.85 किसका लॉग है बेटा 7 का, तो ये रहा आपका आंसर। बस इतना काम अगर आप कर लेते हो बेटा तो आप ये खट खट PH को POH, POH को PH में बदलना सीख जाओगे, और ये जरूर करें ना। और इसके अलावा बेटा एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना, अगर PH आपका X यूनिट से चेंज कर रहा है,
अगर पीएच आपका x यूनिट से चेंज कर रहा है तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है बेटा वो 10 की पावर x यूनिट से चेंज करेगा, है ना, क्योंकि 10 की पावर में जा रहा है। और एक चीज बढ़ेगी बेटा तो दूसरी चीज घटेगी, है ना, एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, ये आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि पीएच और हर पी वाली चीज अपनी नॉर्मल चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हर पी वाली चीज अपनी नॉर्मल चीज के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन आ चुके है ना, व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 1000, मतलब 1000 को बेटा 10 की पावर में लिखो 3, द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, है ना, अब कितने से चेंज होगी बेटा 3 से, 3 वाला एक ही ऑप्शन है। सर दो ऑप्शन होते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज वाले, तो बेटा उसने बोला है ना 1000 मतलब बढ़ा रहा है बेटा, है ना, बढ़ा रहा है, और अगर पीएच बढ़ेगा तो H प्लस घटेगा। तो अगर मान लीजिए दो ऑप्शन होते 3 यूनिट वाले, तो हम फिर इंक्रीज डिक्रीज में से डिक्रीज वाला सूट चूज करते हैं ना। यहाँ देखो ये क्वेश्चन जेई का है पुराना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन जिसका पीएच 5.4 है, तो मैंने क्या बोला बेटा 5.4 है, मतलब अगला इंटीजर 10 की पावर -6, है ना। अब 10 की पावर -6 के सर दो ऑप्शन है, ठीक है जी, एक होता तो हमारा काम वहीं खत्म, अब दो हैं तो बेटा कितना एक्स्ट्रा ऐड करा सर 0.6। अब सर 0.6 किसका लॉग होता है ये तो आपने बताया नहीं बेटा, log 2 अगर 0.3 है तो इसका मतलब 0.3 की वैल्यू log 2 है, तो 0.6 की वैल्यू log 4 होगी, मतलब 4 वाला फैक्टर आएगा, है ना। log 2 अगर 0.3 है बेटा, तो मैं सब इतना उम्मीद कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से कि वो खुद ही समझ जाएगा, इसका मतलब सर log 4 0.6 होगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि सर log 4 को मैं 2 log 2 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब जो 0.6 मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है बेटा वो 4 का होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए बेटा 4 का, इसलिए आंसर ये हो गया। आई बात सभी को समझ में। चलिए बढ़े आगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस को ही हम KW बोलते हैं बेटा, इसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू मुझे याद रखना जरूरी है 10 की पावर -40, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाऊंगा तो KW की वैल्यू घटेगी, बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगी, घटाऊंगा तो घटेगी, है ना, ये ध्यान रखना। तो पीए इसीलिए इसी रिलेशन से बेटा एक अगला रिलेशन आता है कि पीएच प्लस पीओएच का सम पीकेडब्ल्यू के बराबर, ठीक है। जो आप लोगों को आदत होती है बेटा कि आप लोग हमेशा पीएच प्लस पीओएच को 14 बोलते हो, वो गलत है बेटा, बता दूं, है ना, मतलब सर हमने तो आज तक यही सुना है, मतलब गलत, मतलब वो केवल और केवल बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पर वैलिड है, अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वो फिर वैलिड होने वाला नहीं है, इसलिए टेम्परेचर का रोल इंपॉर्टेंट है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसीलिए बेटा जेई में बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, कि अगर मैं आपसे, और देखो प्योर वाटर में क्या होता है बेटा, प्योर वाटर या इनफैक्ट कभी बहाने से न्यूट्रल सॉल्यूशन दे दे, ठीक है ना, बच्चों की आदत होती है कि सर न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब जिसका पीएच 7, जो गलत है बेटा। न्यूट्रल सॉल्यूशन या प्योर वाटर का मतलब होता है बेटा जिसमें H प्लस और OH माइनस बराबर हो, दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर H प्लस ज्यादा हो जाएगा तो बेटा हम एसिडिक बोलेंगे और OH माइनस ज्यादा होगा तो बेसिक बोलेंगे, दोनों बराबर होने चाहिए। और किसके बराबर होंगे बेटा, √KW। सर ये कहाँ से लिख दिया आपने बेटा, H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर हैं, तो मैंने OH माइनस की जगह H प्लस लिखा, H प्लस का स्क्वायर √KW, ध्यान देना। इसीलिए आप याद करो कि बेटा एसिडिक सॉल्यूशन में आप बोलते हो H प्लस ज्यादा होना चाहिए OH माइनस से, और बेसिक सॉल्यूशन में आप बोलते हो OH माइनस ज्यादा होना चाहिए H प्लस से, तो ये कंडीशन अपने आप चल रही है बेटा ना, ठीक है। तो कब ये क्वेश्चन बेटा इसी साल JM 2025 में भी आया कि पानी को गर्म करने पर उसका पीएच क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अब पानी को गर्म कर रहे हैं बेटा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा मतलब KW बढ़ेगा, और KW बढ़ेगा बेटा तो H प्लस भी बढ़ेगा, H प्लस भी बढ़ेगा, क्यों, इस फॉर्मूले से। और अगर H प्लस बढ़ेगा बेटा तो पीएच को घटना पड़ेगा, क्योंकि पीएच और H प्लस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर ये बोले कि नेचर पर क्या होगा बेटा,
गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, है ना, हमेशा न्यूट्रल होता है। पानी का नेचर तभी चेंज होगा बेटा जब उसके अंदर आप मतलब एसिड या बेस मिलाओगे, अदरवाइज तो गर्म या ठंडा करने से उसका नेचर चेंज नहीं होगा। हाँ, पीएच जरूर चेंज होता है। और ये बेटा जेई मेंस जेई एडवांस में काफ़ी बार पूछा गया है ना। अब इनको देखो, ऑब्वियसली मैं ये 11th का टॉपिक है इसलिए अब मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये जेई मेंस जेई एडवांस की बातें कर रहा हूँ ना। पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देख लो पूछ ही लिया डायरेक्टली आपसे ना, जो गलत है। गर्म करने पर पानी का पीएच उल्टे क्या होता है बेटा, कम होता है। अभी मैंने आपको समझाया है ना, ठीक है। द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H प्लस एंड OH माइनस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा डिसोसिएशन रिएक्शंस तो नॉर्मली एंडोथर्मिक होती हैं, तो दूसरा भी गलत है, इसलिए आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर प्योर वाटर का H प्लस इतना है तो इसका KW कितना होगा। तो अभी हमने लिखा बेटा H प्लस बराबर अंडर रूट ऑफ KW, मतलब KW इसका स्क्वायर। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास तीन ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में तो कुछ करना ही नहीं बेटा, क्योंकि H प्लस और OH माइनस बराबर है, तो हम सीधे एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को अब पीएच कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना, ठीक है। तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसमें पहला है बेटा एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर। अगर आपने एसिड को पानी में डाला बेटा तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में हमेशा H प्लस ज्यादा होता है किससे, OH माइनस से, ठीक है जी। हाँ, इसमें भी बेटा पीएच प्लस पीओएच का सम अगर टेम्परेचर 25, हाँ एक बच्चे के दिमाग में डाउट होता है कि सर कभी टेम्परेचर मेंशन ना हो तो क्या करूं। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा बेटा तो आप हमेशा उसे 25 ही लोगे, है ना। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा तो आप उसे 25 ही लोगे, सुन लेना मेरी बात, है ना। तो इसीलिए बेटा हम पीएच प्लस पीओएच को 14 मान के चलेंगे, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर KW 10⁻⁻14 है तो PKW 14 होगा, ठीक है। तो अब अगर सर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बेटा सीधे सीधे एक पॉइंट याद रखना, जब तक कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻6 या उससे ज्यादा हो, है ना, 10⁻⁻6 से उससे ज्यादा हो तो हमें नेग्लेक्ट करना है H प्लस ड्यू टू वाटर। मतलब चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 100% है, 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो आपको H प्लस अगर इससे ज़्यादा दिखाई दे जाए बेटा तो आप H प्लस ड्यू टू वाटर को नेग्लेक्ट करोगे। सर कहना क्या चाह रहे हो, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ बेटा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10⁻⁻5 मोलर HCl का पीएच बताओ, है ना। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर मुझे कैसे पता HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने अभी लिखाया था बेटा आपको कि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब भूलना सर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तभी तो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मान लिया आप भूल गए बेटा। बट दूसरा रूल भी मैंने लिखाया कि अगर कभी क्वेश्चन में बेटा Ka की वैल्यू न गिवन हो तो मान लेना वो, है ना, स्ट्रॉन्ग ही है। तो ये स्ट्रॉन्ग है बेटा, स्ट्रॉन्ग है तो 100% आयोनाइज, और 100% आयोनाइज तो सीधे सीधे H प्लस भी 10⁻⁻5 ही होगा, है ना, इसलिए आपका सीधे सीधे आंसर पीएच का 5 हो जाएगा, समझे। बट अब इस देखो, इसमें चालाकी करके मान लो दूसरा एग्जांपल आपसे दे रहा है 10⁻⁻4 मोलर H2SO4, है ना। अब बच्चा बोलेगा सर, है ना, कि सर आप ही ने बोला था तो इसका सीधे सीधे मैं H प्लस कर दूंगा 10⁻⁻4, इसलिए आंसर दे दूंगा 4, और वो गलत हो जाएगा। अरे सर ये क्या चालाकी, आप करो तो सही, हम करें तो गलत, नहीं बेटा, है ना। मोलर दिया है और बेटा H2SO4 में H का कोफिशिएंट 2 है, मतलब यहाँ पर बेटा 2 भी आएगा। ये चीज बस एक आपको, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है या H2SO4 आ रहा है बेटा तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाना ये चीजों के लिए, इसलिए pH 4 - log 2 मतलब 3.7 हो जाए, ठीक है ना। और इसके बाद बेटा एक JHC में यहीं पे बता दूं, है ना, क्या है JHC, 10⁻⁻7 मोलर, 10⁻⁻8 मोलर अगर HCl सॉल्यूशन या H है ना आ जाते हैं बेटा, यहाँ -9, इनके पीएच डायरेक्टली याद ही रख लेना बेटा, है ना। पहले वाले का पीएच है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ 6.79 एग्जैक्ट वैल्यू है ना, दूसरे वाले का 6.97, और तीसरे वाले का बेटा प्रैक्टिकली हम 9 ही लेंगे, प्रैक्टिकली हम 9 ही लेंगे, खत्म, ठीक है। चलो, जैसे आपसे बोल रहा है देखो, एन एनालिस्ट वांट टू कन्वर्ट 1 लीटर HCl ऑफ pH 1, है ना। अब जैसे ही 1 लीटर वॉल्यूम है बेटा pH 1, तो तुरंत मेरे दिमाग में, है ना, H प्लस चलना चाहिए। वो गाना होता है ना, तूने हमारी एंट्री या दिल में बजी घंटी, तुरंत H प्लस चलना चाहिए। सर ये 10⁻⁻1 है, टू ए सॉल्यूशन ऑफ HCl pH 2, मतलब H प्लस का हो गया 10⁻⁻2। द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू डू दिस डाइल्यूशन इज, बेटा डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है सर, M1V1
इक्वल्स टू M2V2। जेई का ही पुराना क्वेश्चन। सर M1 कितना 10⁻⁻1, V1 कितना 1 है ना, M2 कितना सर 10⁻⁻2 इंटू V2। यहाँ से अगर मैं V2 निकालता हूँ सर तो V2 आ गया 10 लीटर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। ये अब ये V2 तो बेटा फाइनल वॉल्यूम है और आपसे उसने वॉल्यूम ऑफ वाटर बोला। यहाँ पर भी एक बच्चा मिस्टेक करता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होगा, मतलब 9 लीटर। और नियरेस्ट इंटीजर में बोला है बेटा, है ना, और वो भी किस में बदल दिया बेटा, ml में, तो आपका आंसर हो जाएगा 9000। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर है, उसका pH। तो मैंने अभी बोला बेटा डायरेक्ट याद रखोगे, है ना, कहते हैं ना कायदे में रहोगे तो फायदे में। तो अगर कुछ कायदे कानून आप एग्जाम के सीख के जाओगे कि यार कुछ कुछ चीजें तो मुझे बेसिक याद ही होनी चाहिए, है ना। आयनिक में ये बेसिक चीज थी तो सीधे हमें याद है ना। अगर मुझसे वो एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछता बेटा तो मुझे तो वैल्यू भी याद है, कितना 6.97, है ना। उसने तो अभी बस इतना बोला है कि क्या होगा। चलो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें क्या होगा बेटा, पहला वाला भी H+ देगा, दूसरा वाला भी H+ देगा। तो अगर आपको बेटा, है ना, कंसंट्रेशन टर्म में मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला याद हो, है ना, समेशन ऑफ MiVi अपॉन समेशन ऑफ Vi, बस ये कर देना है ना। सर क्या वास्तव में इतना ही सिंपल होता है कि आपके पढ़ाने की वजह सिंपल लग रहा है? दोनों का क्युमुलेटिव इफेक्ट है बेटा, होता भी सिंपल है, थोड़ा पढ़ा भी, है ना, जो रहा हूँ वो फील हो रहा होगा तो उससे भी सिंपल लग रहा होगा, है ना। अब देखो 600 ml 0.01 मोलर HCl, मतलब सर 0.01 मतलब 10⁻⁻2 M1 इंटू V1 सर 600 M1 V1 हो गया, प्लस, है ना, M2 सर ये भी 10⁻⁻2 है इंटू V2, बट बेटा वापस केयरफुल रहना H2SO4 है ना। अब ये बार बार बोलेगा कोई नहीं बेटा, देखो। और अगर आप बेटा चाहते हो कि यार कम से कम हमारे, है ना सर, 40-45 क्वेश्चन तो सही हो जाए, तो बेटा उसके लिए फिर ये छोटी छोटी चीजें, बस ये क्रिस्पी जो कॉन्सेप्ट आखिरी में बताए जा रहे हैं उन्हें तो याद रख के जाओ कि अब मुझे इसे तो भूलना अलाउड ही नहीं है ना। और नीचे अगर मैं देखूं बेटा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 600 4000, है ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो दोनों के गए बेटा, ठीक है कि नहीं। सर ये 10⁻⁻2 से दोनों को 10⁻3 करो, 2 + 1 3, मतलब 3 इंटू 10⁻3। ठीक है जी। अब लॉग की वैल्यूज गिवन है बेटा, मतलब 3 - log 3 दिया है 0.48, मतलब 2.52, और 2.52 है बेटा, मतलब ठीक है ना। और 10⁻2 अलग कर दिया है तो आपका आंसर हो गया कितना 252। कुछ गलत तो नहीं करा मी? अच्छा गलत हो गया है, 4 2 8 था बेटा, मतलब 9 होना था ना, तो वही मैंने कहा कुछ, और ये भी 6 था सॉरी। तो 9 + 6 15 इंटू 10 की पावर कितना आपका -3, 15 इंटू 10⁻3 मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर -2। अब 1.5 का तो लॉग दिया नहीं बेटा, तो एक को लॉग 1.5 को आप 3/2 लिखोगे बेटा, है ना, 3/2 लिखोगे। ठीक है जी, मतलब 2 - log 3/2 करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए सर वीक एसिड होगा तो क्या करेंगे? वीक एसिड होगा बेटा तो सीधे सीधे दो फॉर्मूले याद रखना, H+ को आप √Ka इंटू C से निकालोगे ना, सीधे सीधे, बस आप ज्यादा PhD नहीं करनी है। ठीक है, H+ को √K इंटू सी, या अगर pH बोलोगे तो ½ ऑफ pKa माइनस log C। समझे मेरी बात को? क्योंकि हमारे लिए बेटा जेई मेंस में जो वीक एसिड के क्वेश्चन आएंगे उनमें वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कराएगा। सर ये आया कहाँ से बेटा? अभी हमने, है ना, Ka को हम C अल्फा स्क्वायर मान के चलेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 - अल्फा को 1 ले लिया, बस इतना याद रखें। क्वेश्चन देखो आ चुका है, KF और ब्यूटेरिक एसिड इतना है, इसके pH 0.2 मोलर सॉल्यूशन का बताओ। तो बस सीधे सर H+ बराबर √Ka, मतलब सर 2 इंटू 10⁻2 इंटू C सर 0.2 है, मतलब ये सर रूट के अंदर 4 इंटू 10⁻6 है, मतलब सर 2 इंटू 10⁻3। और सर अभी आपने सिखा दिया कि अगर H+ पता हो तो डायरेक्ट pH कैसे निकालते हैं, है ना। जो नंबर है 10 की पावर वाली वो बाहर आ जाएगी, 3 - log 2 मतलब 2.7। अब उसने बेटा, है ना, 10⁻1 अलग ले लिया तो आंसर हो गया 27। कहानी खत्म, समझे। चलो अगला, pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, है ना, 3 है, तो वैल्यू ऑफ आयनेशन कांस्टेंट बताओ। अब pH 3 है बेटा, मतलब H+ कितना सर 10 की पावर -3, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर K इंटू C, C कितना है 0.1,
स्क्वायर करूंगा बेटा तो 10⁻⁻6 इक्वल्स टू k इंटू 0.1 और इसको इधर ले जाऊं बेटा तो आंसर हो गया 10⁻⁻5। आई बात सभी को समझ में? चलो, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा H प्लस जो देगा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये अकेला होगा जो H प्लस देगा, बस इतना ध्यान रखो है ना, अकेला होगा जो H प्लस देगा। मतलब सर क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, 0.01 मोल ऑफ वीक एसिड है ना इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। देखो है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। कई बच्चों को ये डाउट होता है सर हम कैसे पहचानेंगे, देखो इसका K दिया है बेटा, मतलब ये वीक एसिड है, और इसका तो देखो दिया ही नहीं है बेटा HCl का, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वो बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA बताओ। अब ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा, बट हमें पता है बेटा कि अगर मैं वीक एसिड के K का एक्सप्रेशन लिखूंगा है ना तो क्या होगा सर H प्लस A माइनस अपॉन HA। एक्सप्रेशन और फॉर्मूले में अंतर समझना बेटा है ना, ये जो मैंने लिखे हैं ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले केवल तब लगेंगे जब वीक एसिड अकेला हो, ये फॉर्मूले तब लगेंगे जब वीक एसिड अकेला हो, सुन लेना मेरी बात है ना, ये फॉर्मूले तब लगेंगे जब वीक एसिड अकेला हो बेटा। और ये है बेटा क्या आपका एक्सप्रेशन जो मैंने अभी लिखा है। तो सर एक्सप्रेशन कब लगेगा, एक्सप्रेशन तब लगेगा बेटा जब वीक एसिड के साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तब फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों चीजें नोट कर लेना। अब बेटा कुछ नहीं करना, देखो K की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 है ना, मैंने बोला H प्लस कौन देगा सर स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब H प्लस की जगह 0.1 है ना, इंटू नीचे HA सर 10⁻⁻2। अब सर A माइनस का कंसेंट्रेशन, A माइनस का कंसेंट्रेशन तो बेटा अभी लिखा था C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। सर C कितना है 0.1 है ना, C कितना है सॉरी 0.01 क्योंकि वीक वाला लोगे ना, ठीक है ना 0.01, तो आप देख सकते हो। और अल्फा ये कैंसिल हो गया बेटा, ये इधर से जाके 10⁻⁻5, उसने यही पूछा है 10⁻⁻5 अलग करके कि अल्फा कितना हो गया 2। अब ये सब क्वेश्चन बेटा अगर हम आखिरी बस ये मतलब अगर आपको इनमें भी परेशानी हो बेटा है ना, आप बोल सकते हो सर मुझे तो ये भी नहीं पता है, तो बेटा इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक तरह के क्वेश्चन अब ध्यान ही रख लो कि ये 2.5 घंटे का सेशन मुझे पता होना चाहिए, 2 घंटे का सेशन जितना भी हो रहा है कि इसके सब चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसिड समझ में आ गया हो बेटा तो वैसे ही बेस को पानी में डालोगे, और बेस को पानी में डालोगे तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। बेसिक सॉल्यूशन में बेटा OH माइनस ज्यादा होता है H प्लस से, ठीक है ना, ठीक है जी, बेसिक सॉल्यूशन OH माइनस। अब इसमें भी वही केस है बेटा, पहला केस स्ट्रॉन्ग बेस, जो एसिड में H प्लस काम करता है बेटा बेस में वो OH माइनस करता है, मतलब वही अगर OH माइनस 10⁻⁻6 या उससे ज्यादा है तो पानी को नेग्लेक्ट करो, और 10⁻⁻6 -7 -8 के याद रखो बेटा है ना, वहां पर बस HCl था, यहाँ पर NaOH कर लो। तो सर इससे क्या फर्क होगा, वहां बेटा pH था तो यहाँ वो उनका POH हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं क्या, ऐसे आए हैं देखो, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना CaOH होल 12। अब ये 2 जहां पर आ जाए बेटा तो तूने हमारी एंट्री या दिल में बजे घंटी, ये कोफिशिएंट आए तो ध्यान रखना, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH 12। अब ध्यान देना बेटा, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक सॉल्यूशन में pH की बात कर रहा है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन कर सकता है बेटा, ठीक है ना, बट बेसिक सॉल्यूशन में हमें तो हमेशा POH से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर pH 12 है तो POH 2 हो गया, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको टेम्परेचर 25 लेना है, और टेम्परेचर 25 है बेटा तो pH प्लस POH का सम 40। अगर POH 2 है बेटा तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁻2, सही है। और अगर इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है, कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब सर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका आधा, सही है कि नहीं। ये कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में बेटा है ना। अब मैं JSC बता दूं, एक जब भी मास वाला क्वेश्चन आए ना बेटा तो W बराबर MCV लगा देना, जैसे आपको HCV याद रहता ना, HCV बुक है, MCV सर क्या है, M है बेटा मोलरिटी सॉरी मोलर मास M, C है उसका कंसंट्रेशन, और V है वॉल्यूम, है ना। तो आप कहना क्या चाह रहे हो है ना, देखो तो आपसे क्या पूछा बेटा मिलीमोल्स, अच्छा यहाँ पे तो मिलीमोल्स ही पूछे हैं, तो मिलीमोल्स पूछे हैं तो N को मिलीमोल्स ले लूं, मोलरिटी क्या होती है मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम, बस वॉल्यूम को ml में रखो। मास पूछा होता तो ये फॉर्मूला लगाते, अभी मिलीमोल्स है तो सर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सर 1/2 है, 1/2 मतलब सर 0.5, और उसे बेटा हम क्या लिख सकते हैं
5 इंटू 10⁻⁻1, मतलब आपका आंसर हो गया 5। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान रखें बेटा, कंसंट्रेशन टर्म का थोड़ा बहुत यूज तो आपका है ना, आपका यूज आयनिक इक्विलिब्रियम में खूब होता है, ठीक है। और होपफुली हम अगला चैप्टर मोल रेडॉक्स को एक साथ लेंगे तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन टर्म वहां पर भी मैं समझाऊंगा, है ना। पीएच ऑफ 0.001 मोलर एनओएच, है ना। ध्यान रखना बेटा, अगर बेस आ रहा है तो पीएच नहीं, पहले पीओएच निकलेगा। कैसे? OH का कोफिशिएंट 1 है और ये 10⁻³ है, मतलब सर OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻³ इसका मतलब सर POH हो गया 3। और अगर बेटा POH 3 हुआ तो हमें पता है PH प्लस POH का सम 14 होता है, इसका मतलब सर pH हो गया मेरा 11, इसका मतलब हो गया pH मेरा 11, ठीक है। वीक बेस में बेटा वही काम करना है जो वहां पर आपने, है ना, H प्लस के लिए करा था। अच्छा, सबसे बड़ी आयनिक की ब्यूटी मुझे क्या लगती है बेटा, अगर मुझे एसिड समझ में आ गया तो बेस सेम का सेम होता है, फर्क क्या होता है बस H प्लस की जगह OH माइनस आ जाता है ना, H प्लस की जगह आ जाता है OH माइनस। और दूसरा फर्क क्या होता है, दूसरा फर्क Ka की जगह Kb, तो OH माइनस का फॉर्मूला √Kb/C, या अगर आपसे कोई Kb का फॉर्मूला पूछेगा बेटा तो सीधे सीधे C⁴, ठीक है जी। चलो बड़े हम ही आगे, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। और इसका मैं जो JSC बताने जा रहा हूं, इसके बाद शायद दुनिया का कोई आपका SASB का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्या है ना। आप पहले A निकाल लेना, किससे? M1 इंटू V1 से, किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड, जो भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया बेटा, अगर आपको उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम दी गई है तो आप A निकाल लो के मल्टीप्लाई करके। हाँ, बी केयरफुल, कोफिशिएंट का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है। मतलब सर बेटा अगर H2SO4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा B निकाल लो, M2V2, किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है जी। अब मैं A और B पर्पसली मान रहा हूं बेटा, क्योंकि A से बच्चों को, है ना, इस चैप्टर में A का मतलब एसिड है, B का मतलब बेस है, तो A से अपने आप ही बच्चों को फील आ जाता है एसिड का, ठीक है। और B से अपने आप ही बच्चों को फील आ जाता है किसका? बेस का। तो A से एसिड का फील आता है, B से बेस का। इससे क्या होगा? इससे बेटा 3 सिचुएशन है, अगर A और B बराबर हैं, है ना। बेसिकली A आपका H प्लस के मिलीमोल्स है और B जो है OH माइनस के मिलीमोल्स है, क्योंकि एसिड H प्लस प्रोड्यूस करेगा, बेस OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो अगर A और B आपके बराबर हैं बेटा, इसका मतलब जितने H प्लस उतने ही OH माइनस, आप बोल दो कि सॉल्यूशन सर न्यूट्रल है, ठीक है। अगर बेटा अगर A बड़ा हो जाए B से तो अपने आप ही देखो फीलिंग आ रही है, सर A ज्यादा है मतलब एसिड ज्यादा है ना, A ज्यादा है मतलब एसिड ज्यादा है सर, ठीक है ना। इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और मैंने अभी बोला बेटा कि एसिड ज्यादा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में हमेशा पहले pH निकालते हैं, है ना। और pH के लिए H प्लस, तो H प्लस कैसे निकलेगा, है ना। मान लीजिए बेटा आपके पास H प्लस के 10 है, B माइनस B के मतलब H प्लस A की वैल्यू 10 है, B की 5 है, मतलब एक तरह से बेटा एक तरफ 10 आदमी, एक तरफ 5 आदमी, और एक आदमी को ही तो मारेगा, एक H प्लस एक OH माइनस को ही तो मारता है। मतलब ओवरऑल सर मेरे पास जो H प्लस बचेंगे वो A माइनस B बचेंगे, और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? V1 प्लस V2। बस 3 चीजें याद रखो बेटा। तीसरी क्या सर? अगर B ज्यादा हो जाएगा A से, है ना, अगर B ज्यादा हो जाएगा A से, मतलब मैं बोलूंगा कि मेरा सॉल्यूशन होगा बेसिक, है ना। और इस केस में बेटा जो OH माइनस होगा वो आपका हो जाएगा B माइनस A अपॉन V1 प्लस V2। बस इससे आपका दुनिया का कोई क्वेश्चन आया ऐसे SB का सॉल्व, जैसे मैं सीधे जेई का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml 1 मोलर HCl, तो तुरंत बेटा प्लीज यहाँ से A तुरंत निकाल लो, M1 इंटू V1, सर ये हो गया 5, 30 ml ऑफ 1 मोलर NaOH, सर ये B हो गया 30 इंटू 1, सॉरी ये 50 हुआ, ये 30 हुआ, ठीक है ना। अब इतना है तो वैल्यू ऑफ X बताओ। अब pH पूछा है बेटा, तो मैंने क्या बोला, सर A ज्यादा है, हाँ बेटा A ज्यादा है, तो H प्लस कितना सर 50 माइनस 30 अपॉन 80, है ना, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब सर 20/80 मतलब 1/4, सही है कि नहीं। अब उन्होंने देखो बहाने से सर log 2.4 की वैल्यू दे दी है ना। तो भैया क्यों दी है? क्योंकि आप H प्लस को क्या लिख सकते हो बेटा? 0.25। आ रही बात सभी को समझ में? और
है ना, इसी को आप 2.5 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हो। अब ये कैलकुलेशन ही बच्चा नहीं करता आखिरी तक, तब गड़बड़ करता है। तो अभी मैंने क्या रूल बोला बेटा पीएच का, कि सर ये है तो 1 माइनस लॉग 2.5 मतलब 0.3979, हाँ या ना। अब ये घटाना है बेटा, घटाएंगे तो 1 2 है ना 0, और यहाँ पर आपका 0.9 में से 3 0.6021। उसने चालाकी क्या करी बेटा 10⁻⁻4 पहले ही अलग कर दिया है, तो सर इसका मतलब मेरा आंसर उसने 6021 कर दिया है ना। मेरा आंसर जो है सर उसने 6021 कर दिया है, हाँ या ना, है ना, बिल्कुल सही। अगला देखो बेटा क्या बोल रहा है, फॉलोइंग 4 सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड दिस pH 1 हो। अब pH 1 का मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो, और सॉल्यूशन एसिडिक का मतलब सर H+ ज्यादा हो, है ना, देखते हैं, है ना। 75 इंटू 1/5 सर ये तो हुआ 25, है ना, 25 हुआ, और ये सर 25 इंटू 1/5 सर ये हुआ 5। सर 25 H+ ज्यादा है, 25 में से 5 गया 20, बट 20 को बेटा डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 100 से, तो सर 20/100 तो 1/5, pH 1 नहीं आ रहा। 100 इंटू 1/10 10, ये दोनों बराबर है तो हो ही नहीं सकता। 55 इंटू 1/10 सर 5.5, है ना। 45 इंटू 1/10 सर 4.5, तो सर 5.5 में से 4.5 गया 1, और सर नीचे वॉल्यूम आ जाएगा 100, 55 और 45, सर ये तो 2 हो गया, है ना। इसका मतलब बेटा पक्का लास्ट वाला होना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 60 में से 10 6 हुआ, 40 में से 10 2 हुआ, 4 हुआ, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हाँ, है ना। pH विल बी 1, तो 6 इधर 55 45 100 सही है। 6 - 4 कितना 2, और 2 बाय वॉल्यूम कितना 100, तो ये भी 1/50 आ रहा है ना। तो हमारे लिए तो pH 1 होने का मतलब, है ना, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दी हमने ना। pH 1 होने का मतलब बेटा नीचे ऊपर, है ना, पहले में ही गड़बड़ हो गई, देखो 15 था बेटा, 75 इंटू 5, 15 - 5 गया सर 10, और 10/100 मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया बेटा आपका, है ना, 10⁻⁻1, तो pH 1, ठीक। चलो अब होता है बेटा Ka Kb का रिलेशन केवल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब क्या होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अगर एसिटिक एसिड लिया तो साथ में एसीटेट आयन का होना जरूरी है ना। अगर आपने NH3 लिया तो NH4+ ऐसे, और हर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में बेटा केवल एक H+ का अंतर होता है, ये जरूर ध्यान रखें। अब इनमें क्या कहानी होती बेटा, इनमें बस इतनी सी कहानी होती बेटा कि इनके Ka इंटू Kb का जो प्रोडक्ट है वो Kw के बराबर होता है, ठीक है ना। Ka इंटू Kb का प्रोडक्ट Kw के बराबर, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ था, अगर फ्लोराइड आयन का pKb 10.83 है तो आयोनेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये एक तरह से वही है बेटा कि pH प्लस POH का सम 14 है, तो ऐसे ही pKa प्लस pKb का सम भी 14 ही होगा, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर pKb इतना तो pKa कितना सर 3.17, सर तभी तो सम 14 आएगा। अब ये pKa है बेटा, Ka में बदलेंगे तो जैसे pH को Ka, है ना, pH को H+ में बदलना तो क्या था, तो 3.17 है मतलब 10⁻⁻4 होगा। अब 10⁻⁻4 का तो बेटा एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया। समय खोटी करना ही नहीं है, ठीक है जी। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, 4 केस हैं बेटा इसमें। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, नो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसके अलावा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, है ना। सबसे पहले एक और जीएसटी बता दूं बेटा, जो स्ट्रॉन्ग होता है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है बेटा तो नेचर हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट डिसाइड करेगा, एसिडिक। और अगर ये पूछे कि किस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस होगा बेटा केटायन का, हाइड्रोलिसिस होगा केटायन का, क्योंकि बेस जो है वो केटायन देता है, ठीक है ना। ठीक है, मतलब जो कमजोर है बेटा वो काम करेगा, जो मजबूत है बेटा वो नेचर डिसाइड करेगा। अब इसके लिए बेटा सीधे फॉर्मूला याद रखना है, हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C। अब ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, है ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन 20 ml 0.1 मोलर NH4OH, है ना, वापस देखो A की वैल्यू सॉरी B की वैल्यू 2 है, हाँ जी है। मिक्स विथ 40 ml 0.05 मोलर HCl, सर A की वैल्यू भी 2 है ना। अब HCl स्ट्रॉन्ग है बेटा, ये वीक है, दोनों ने आपस में कंबाइन करा, सॉल्ट बनाया, ठीक है ना, सॉल्ट बना।
चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस नहीं है कि आप न्यूट्रल बोल दो। हाँ, ए और बी तक तो सही है, सॉल्ट बना बेटा। अब वो सॉल्ट किसका है बेटा? वीक बेस का, ठीक है ना। अब उसका कंसंट्रेशन कितना होगा सर? ए और बी बराबर है 2 और नीचे टोटल वॉल्यूम 60, 2/60 मतलब 1/30। तो सर पीएच अगर निकालना हो तो सर आपने अभी फॉर्मूला बोला था हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू मतलब 14 माइनस पी के बी, है ना। के बी अगर 10⁻⁵ है तो 5 और माइनस log 1/30 सर, तो ये प्लस log 30 हो जाएगा। अब देखो जरूरी नहीं बेटा पूरा कैलकुलेट करें, ये 9 हुआ, log 30 1 पॉइंट समथिंग है तो 9 प्लस 1 पॉइंट समथिंग मतलब 10 पॉइंट समथिंग और डिवाइडेड बाय 2 हो गया बेटा, तो सर 5 पॉइंट समथिंग। समझे? कहानी खत्म। ठीक है, इसी तरह से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें अगर नेचर पूछेगा तो बेटा बेसिक, और काम कौन करेगा अगर ये पूछेगा तो काम करेगा कौन? आपका काम करेगा बेटा एनायन, क्योंकि एसिड से एनायन आता है। ठीक है, फॉर्मूला पूछेगा तो क्या सर? पीएच बराबर हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग सी, दोनों ही प्लस वाली टर्म आती है इनमें, है ना। बाकी सबकी वैल्यू गिवन होगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड देख लो 10⁻⁴ है, मतलब पीके हो गया 4। पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन, तो पीएच बराबर हाफ ऑफ, अब ये पहचानना आपको रहेगा बेटा, है ना, कि भैया उसने बोला इसके सोडियम सॉल्ट का, है ना, सोडियम सॉल्ट का, तो सर सोडियम सॉल्ट मतलब सोडियम तो स्ट्रॉन्ग बेस था सर, बट एसिड वीक है क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू 14 प्लस पी के है सर 4 और प्लस लॉग सी, और सी है बेटा 10⁻², तो सर वो उसका लॉग तो -2। 14 प्लस 4 18, 18 में से 2 गया 16, 16/2 सर हो गया कितना आपका 8। आ रही मेरी बात सभी को समझ में? आ रही मेरी बात सभी को समझ में? तो 8 आंसर हो गया। चलिए अब अगर हम बात करते हैं बेटा वीक एसिड वीक बेस, सीधे सीधे फॉर्मूला है हाफ ऑफ, और जेई वाले का फेवरेट है बेटा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के एसिड वाला पार्ट प्लस होगा, बेस वाला माइनस। अब आप खुद देख लो बेटा उन दोनों फॉर्मूले में भी यही था, पी के प्लस वाला था, पी के बी माइनस वाला, ठीक है ना। के ऑफ एसिटिक एसिड इतना है, के बी फॉर NH4OH इतना है, तो पीएच ऑफ अमोनियम एसिड बताओ। तो बेटा के बी अगर बराबर है ना, अगर के बी बराबर हो गए, ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो दोनों बराबर है तो सर ये तो कैंसिल हो गया, और हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू मतलब सीधे बोल दोगे 7, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू मतलब 7, कहानी खत्म। ठीक है, चलो, है ना। पीएच ऑफ वीक एसिड, अगर पीके ऑफ वीक एसिड एंड पीकेबी ऑफ वीक बेस 3.2 3.4 है, बताओ पीएच। तो आप देखो पीके भी दिया है, हाफ ऑफ सर पीके डब्ल्यू 14 प्लस पीके सर पीके कितना है 3.2 माइनस पीकेबी 3.4 सर 3.2 में से 3.4 गया 0.2 माइनस का 14 में से 0.2 गया सर 13.8, उसका आधा करेंगे सर, आंसर विल बी 6.9। समझे मेरी बात को? चलो, बफर सॉल्यूशन, दो तरह के बफर होते हैं बेटा, एक सिंपल बफर एक मिक्स्ड। सर हमने तो एसिडिक और बेसिक सुना है, वो भी होते हैं बेटा ना। सिंपल बफर बेटा जिसमें एक ही कंपोनेंट होता है, वो एसिड बेस दोनों की तरह काम करता है, लाइक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस, है ना। ठीक है, क्योंकि बफर का रूल है बेटा उसमें एसिडिक बेसिक दोनों कंपोनेंट का होना जरूरी है। और मिक्स बफर जो है बेटा, है ना, तो सिंपल बफर अभी मैंने बोल ही दिया, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट को बोलते हैं। अब मिक्स बफर क्या होता है बेटा? जिसमें दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे, है ना, क्योंकि बफर में बेटा एसिडिक बेसिक दोनों कंपोनेंट का होना जरूरी है। दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक एसिडिक की तरह काम करेगा और एक आपका बेसिक की तरह, दोनों होना जरूरी है। तो अगर हमसे बोल रहा है कि एसिडिक बफर का मतलब क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे जिसमें वीक एसिड होगा और साथ में उसका सॉल्ट होगा, है ना, जिसमें वीक एसिड होगा और साथ में उसका सॉल्ट होगा, उससे हम बोलेंगे एसिडिक बफर, है ना। ठीक है, और इसका पीएच का फॉर्मूला, मतलब कभी कभी तो बफर पहचानने को भी दे देता है बेटा। एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ, है ना, अमोनियम एस्टेट और एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक एसिड वीक एसिड है बेटा, साथ में उसका सॉल्ट है, बन गया, है ना, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, उसने एसिडिक बोला है। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का ना तो हाइड्रोलिसिस होता है बेटा, ना ही वो बफर बनाते हैं, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं बनाएगा, आंसर हो गया। अब सर इनकी पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आपको हेंडरसन इक्वेशन एसिडिक बफर की पता होना चाहिए बेटा। पीएच बराबर हाफ ऑफ, है ना, सॉरी हाफ नहीं, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, बस
इस इक्वेशन में रखते ही अगर पीएच का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। जैसे पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड मतलब ये एसिड का कंसंट्रेशन है। पीके खुद दे दिया बेटा 4.2 एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट इज 4.5, समझे। तो पीएच दे दिया सर 4.5, पीके दे दिया सर 4.2 प्लस लॉग। अब अंदर देखें बेटा, वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन 300 ml है ना, ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज, मतलब हमारे पास 300 ml टोटल वॉल्यूम है बेटा, टोटल, ठीक है। उसमें से कंसंट्रेशन दोनों का 1:1 है। अब बच्चे के दिमाग में आता सर मैं दोनों की कंसंट्रेशन रख दूंगा 1:1। बेटा अगर आपने दोनों के कंसंट्रेशन रख दिए 1:1 है ना, अगर आप खुद सोचो, अगर आप दोनों के कंसंट्रेशन 1:1 रख दोगे है ना, अगर आप खुद सोचो दोनों के कंसंट्रेशन 1:1 रख दोगे तो क्या होगा बेटा, है ना, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 1 0 हो जाएगा। तो बेटा 4.5 और 4.2 आपस में बराबर नहीं हो सकते। आई मेरी बात सभी को समझे। मतलब सर यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही बेटा, तो अगर मैं मान लेता हूँ बेंजोइक एसिड का वॉल्यूम V है, ठीक है ना, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मोल्स हो गए, है ना। अगर इसका V माना है बेटा तो सोडियम बेंजोएट का 300 माइनस V, तो 1 इंटू 300 माइनस V, ये था तरीका, ठीक है। वॉल्यूम की बात नहीं होती तो सीधे कंसंट्रेशन रखते, बट अगर वॉल्यूम की बात भी हो रही है और कंसंट्रेशन गिवन है तो मोल्स होंगे। अब ये इधर जाके बेटा 4.3 होगा, और 0.3 मतलब क्या हो जाएगा आपका सर, उस 0.3 को मैं log 2 लिख सकता हूँ। तो log 2 किसके बराबर हो गया सर, log ऑफ 300 माइनस V अपॉन V, ये हटाओ एंटी लॉग लो, तो सर 2V बराबर 300 माइनस V, मतलब V की वैल्यू बेटा 100। एक अच्छा और प्यारा और टफ क्वेश्चन है, ठीक है जी। आई मेरी बात सभी को समझ में, आई मेरी बात सभी को समझ में, ठीक है जी बच्चों। तो ये है आपका इस तरह से ना। अब अगर मुझे बेटा एसिडिक बफर को डील करने आ गया तो बेसिक बफर भी सिमिलर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आयनिक की सबसे अच्छी चीज क्या है बेटा, जो काम एसिड के लिए पीएच करता है, बेस के लिए वो काम पीओएच करता है ना। के की जगह के भी हो जाता है। तो बेसिक बफर मतलब जिसमें एक तो वीक बेस हो, साथ में उसका सॉल्ट हो, विथ आपका किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड। लाइक अगर आपने NH4OH लिया तो आपके पास साथ में NH4Cl होना चाहिए, तब आप इसे बेसिक बफर बुलाओगे, ठीक है जी। अब पीएच कैलकुलेशन मैंने अभी बोला बेटा, पीएच की जगह बस POH हो जाएगा, पीके की जगह PKB हो जाएगा, और लॉग के अंदर बेटा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, बस इतना से, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आए बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप कर सकते हो। अब जेई पॉइंट ऑफ व्यू का बेटा अगर मैं JM 2025 की भी बात करूं, और गारंटी बोल रहा हूं बेटा, वापस आपको क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट में भी दिखेगा, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आए, है ना, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और है ना रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड सॉलिबिलिटी, ठीक है ना। अभी तक जैसे KA-KB की बात हो रही थी बेटा, तो अगर हमारे पास कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट तो पूरा पानी में डिजोल्व हो जाता है, बट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बेटा पूरा डिजोल्व नहीं होता है, उसके लिए हम KSP की बात करते हैं। KSP का मतलब भी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी भी सॉल्ट के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हो उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं ना। तो यूनिट इसकी मोल पर लीटर में होनी चाहिए। तो अगर बेटा मेरे पास है ना कोई जनरल सॉल्ट AXBY टाइप का सॉल्ट हो, तो ये पानी में डालने पर, मैंने बार बार बोला इसे तोड़ते आना चाहिए, X A + Y और साथ में Y B - X देगा, साथ में आपको Y B - X देगा। तो अगर मैं इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S मानूंगा तो A + Y का कभी मुझसे कंसंट्रेशन पूछेगा तो XS, और B - X का पूछेगा तो बेटा YS, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट आ गए बेटा। जो H2SO4 के लिए 2 मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने, वो इसी वजह से था, है ना। अब बेटा अगर मैं इसके KSP की बात करूं तो एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, एक बार पता रहे तो अच्छा रहेगा बेटा ना। एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, जो आयन है बेटा, आयन है A + Y सर, उसका कोफिशिएंट है X, B - X सर आयन है, उसका कोफिशिएंट है Y। तो अगर आप इनकी जगह बेटा आप अगर वैल्यूज पुट करोगे, A + Y की जगह XS, है ना, B - X की जगह Y, तो आपके लिए जनरल फॉर्मूला बनेगा KSP का, क्या, X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X + Y। अगर ये मुझे जनरल फॉर्मूला याद है बेटा, तो बस मुझे क्या करना है, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम, मुझे क्या करना है, अगर AB टाइप का सॉल्ट हुआ बेटा तो XB1 YB1, आप सीधे बोलोगे KSP = S², है ना। अगर आपका बेटा A2B
या AB2 टाइप का सॉल्ट हुआ, है ना, अगर इस टाइप का सॉल्ट हुआ तो अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर x2 y1 है ना, उसमें सर x1 y2, तो बेटा x और y 1 2 होने से कोई फर्क नहीं, फॉर्मूले में तो आप 1 की पावर 1 2 की पावर 2 लिखोगे, कोई कुछ भी हो, मतलब दोनों तरह के सॉल्ट के लिए जब आप कैलकुलेट करो, मतलब मैं तो एडवाइस दूंगा बेटा ये आदि रखें डायरेक्टली ना। तीसरा कैटेगरी आता है बेटा AB3 या A3B टाइप का सॉल्ट, इसका भी x1 है y3 है, मतलब जब कैलकुलेट करोगे तो 27 s की पावर 4, और फाइनली चौथा और लास्ट है बेटा A2B3 या A3B2 टाइप का सॉल्ट, इसका x2 हो गया y3 हो गया, और जब इसे सॉल्व करोगे बेटा तो ये आपका 108 s की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 4 जा 108, ठीक है ना। अब इसके ऊपर अगर आप कुछ क्वेश्चन देखना चाहें, बस इतने ही चीजें अगर आप आयनिक में याद रखते हो बेटा, मोस्टली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। टू सॉल्ट देखो, एक A2X टाइप का दिया है ना, एक उसने A2X टाइप का दिया है, एक MX टाइप का, हैव द सेम वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब KSP दोनों का सेम है, इतना रेशियो ऑफ देयर मोलर सॉल्युबिलिटी। अब बताओ A2X के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 4 इंटू 10⁻², पहले वाले के लिए यूज करता हूं बेटा, है ना, तो सर इसका तो 4s³ बोला था आपने अभी, हाँ बेटा मैंने यही बोला था सर, 4 4 कैंसल, मतलब सर s की वैल्यू हो गई 10⁻⁴, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, गलत है ही नहीं। सर mx के लिए आपने अभी बोला था AB टाइप का सॉल्ट है तो s², बिल्कुल सही बेटा, तो यहाँ से s कितना सर 2 इंटू 10⁻⁶, सही है। अब रेशो बोला है बेटा ऊपर वाले 10⁻⁴, नीचे सर 2 इंटू 10⁻⁶, ये ऊपर जाके 100, और 100/2 कितना हो गया बेटा 50। अब इतने बेटा इजी, अगर ये चीजें याद रखने से हमारे ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो उतनी चीजें तो हम जरूर याद रख लेना बेटा, ठीक है। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB2, वापस देखो, अब AB2 मतलब सर 4s³, तुरंत याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻11, मतलब आप इसे 32 इंटू 10⁻12, सर ऐसा क्यों करा बेटा, क्यूब है ना, तो क्यूब है तो बेटा 3 के मल्टीपल्स में पावर जानी चाहिए, उसने डाटा भी ऐसे ही दिया है। अब ये देखो हो गया 8, क्यूब रूट लोगे तो 2, 8 का क्यूब रूट 2 होता है सर, 10⁻12 का -4, तो उसने बोला सॉल्युबिलिटी ऑफ AB2 इन वाटर जो है डैश इंटू 10⁻4 मोल पर लीटर है, तो डैश की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2 हो गई, खत्म। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnOH होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH, अगर इतना है तो वैल्यू ऑफ x बताओ, ये रहा उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। अब ये है बेटा सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, उसमें क्या करते हैं, इसलिए मैंने वो एक्सप्रेशन लिखना बताया, इनमें आपको एक्सप्रेशन ही लिखना पड़ेगा। KSP कितना सर 2 इंटू 10⁻20, एक्सप्रेशन कैसे लिखें बेटा, Zn+2 तो आएगा ही आएगा, हाँ जी सर, और सर OH माइनस का होल स्क्वायर आएगा, बट अब OH माइनस देने का काम कौन करेगा बेटा, NaOH, तो सर 0.1 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करते हैं बेटा तो ये 10 की पावर -80, और जो Zn+2 का कंसेंट्रेशन होगा बेटा वही सॉल्युबिलिटी है, तो यही बेसिकली सॉल्युबिलिटी है, मतलब 2 इंटू 10⁻18, तो आपके x की वैल्यू हो गई 2। तो सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ अगर कॉमन आयन का क्वेश्चन आता है, मतलब उसमें आपको 2 इलेक्ट्रोलाइट नजर आएंगे, तब ऐसा क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन का कहलाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट नहीं नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है, तो वो फॉर्मूले लगाने, 2 इलेक्ट्रोलाइट में एक्सप्रेशन लगाना है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्रेशन और फॉर्मूले का अंतर समझाया है ना, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में कई बच्चों को एक्सप्रेशन फॉर्मूले का अंतर पता नहीं होता है, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप इतने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ के जा रहे हो बेटा, लगभग आप देखोगे तो 50 60 70 क्वेश्चन की रेंज में तो मैंने करा दिए, ठीक है ना। तो इनको समझ के जाओगे बेटा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्लीज गलत करके मत आइए एग्जाम में, यही हमारा ध्येय है इस कोर्स का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कॉन्सेप्ट की बरसात करने के लिए, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।